Okay, so good evening, everyone. Assalamu alaikum. I hope you all are doing really well and are staying safe in Pakistan. This is Muhammad Daniel Kamar. I am from the Burak Association and Rehab Resilience and Adaptation. Some of you guys know me from LinkedIn or any other thing, but some of you don't. So I will let you all know about myself in the very end. And today I would like to welcome all of you in the day one of the debriefing of UNFCCC COP30, जिसके अंदर हम लोग ऐसे बेसिकली बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने हर साल अपने किसी एक होस्ट कंट्री के अंदर दुनिया के सबसे बड़े क्लाइमेट समिट करवाते हैं। क्लाइमेट समिट के अंदर वो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करवाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली वो कुछ प्लेजेस करते हैं। प्लेजेस से मुराद कुछ न्यू गोल्स बनाते हैं, कुछ न्यू एम्स बनाते हैं, एंड आफ्टर मीटिंग न्यू गोल्स एंड मेकिंग न्यू एम्स, वो पिछली अपनी प्रोग्रेस को भी बात करते हैं कि हाउ आर दे really tracking their previous progress as compared to today's progress. And also basically in climate आप कह रहे समिट्स के अंदर मोस्टली दुनिया का एक तरीके से फोकस ये होता है कि हाउ आर वी गोइंग टू डील विद 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्कअप, जो हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बात की थी। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्कअप, तो पेरिस एग्रीमेंट हमारे पास 2015 के अंदर हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली एडॉप्शन के अंदर आया था UNFCCC के अंडर, जिसके अंदर बेसिकली जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज के हुक्मरान हैं, लाइक द नेशंस एंड देयर मिनिस्ट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट, दे आर बेसिकली फोकसिंग कि उनकी एमिशंस इतनी ज़्यादा मत हो इन द एटमॉस्फेयर, जो कि लीड कर रही होती हैं टू ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। एंड अगर हमारे पास एमिशन ज़्यादा होंगी उन कंट्रीज की तरफ से, तो ओवरऑल हमारे पूरे आप कह लें अर्थ का जो है वो टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा। एंड साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर हम लोग अपने एमिशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमारा एक तरीके से जो ओवरऑल टेम्परेचर है, अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट, वी आर फोकसिंग कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के मार्कअप तक ही इंक्रीज हो। ये हमारे पास है फर्स्ट एक तरीके से विंडो। साइंटिस्ट्स ने जितने भी हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें टोटल 3 विंडोज दिए। पहली विंडो थी 1.5 डिग्री सेल्सियस के मार्कअप की। सेकंड विंडो है 2 डिग्री सेल्सियस के मार्कअप की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है कि लेट सपोज आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस के मार्कअप को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, सो वी कैन गिव यू एंड वी कैन प्रोवाइड यू 2 डिग्री सेल्सियस मार्कअप, जिसके अंदर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने एमिशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल करें कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी पूरी ज़मीन का जो है टेम्परेचर वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। एंड साइंटिस्ट ने लास्टली बट नॉट लीस्ट ये कहा था कि चले अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस के मार्कअप को भी एक तरीके से नहीं अचीव करते, तो लास्टली जो आपके पास विंडो रह जाएगी वो रह जाएगी 3 डिग्री सेल्सियस के मार्कअप की। एंड यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द होल अर्थ नियर द 3 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर आप लोगों ने उससे ज़्यादा इंक्रीज कर लिया या उससे ज़्यादा आपने तजावुज़ कर लिया, so we cannot help you and we will be going towards the extreme side of climate change. So ये है एक तरीके से shortly आप कह लें पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कि what basically is Paris Agreement, how we are really dealing with the Paris Agreement. And mostly nowadays and all these climate summits and climate change conferences, or scientists are really telling the whole world and or political leaders कि चले 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्कअप एक तरीके से अचीव करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी यू शुड बी मेकिंग pathways or making progress to maintain the markup or maintain the temperature of Earth for the level of 2 डिग्री सेल्सियस। सो ये है COP30 के अंदर भी इसके ऊपर बात की गई थी कि आइडियली आप लोग मेहनत करें इतनी ज़्यादा कि आप 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना करें, लेकिन अगर इंक्रीज हो गया तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आप इंक्रीज मत करें। सो दिस इज इट। ये है हमारे पास थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन कॉप कि कैसे हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली काम करता है एंड क्या उसका गोल है।
एंड हर कॉप के अंदर हमारे पास टोटल 3 सेशंस होते हैं। एक प्रॉपरली आपके लिए प्लेनिनरी सेशन होता है जो कि फोकस कर रहा होता है क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। एक प्लेनिनरी सेशन होता है जो कि फोकस कर रहा होता है हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। और एक प्लेनिनरी सेशन ये होता है जो फोकस कर रहा होता है कि इस साल की कॉप के अंदर हम लोग कौन से एम्स बनाएंगे, कौन से गोल्स बनाएंगे, एंड कंट्रीज किस तरीके से इस प्रॉपरली प्लेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। सो वी हैव यूजुअली 3 प्लेनिनरी सेशंस इन UNFCCC कॉप्स। और इस साल भी हमारे पास ऐसे ही था कि हमारे पास जो प्लेनरी सेशन थे वो CMA एक तरीके से पेरिस एग्रीमेंट का था, जो कि फोकस कर रहा था 6th मीटिंग को। अगले साल 7th मीटिंग होगी पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से। एंड UNFCCC के लिए जो हमारे पास था वो था बेलम के अंदर। और बेलम ब्राजील का एक शहर है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, एंड उसके लिए 30 हमारे पास कॉप सेशन का प्लेनरी सेशन था। So today, in the day one, we will be discussing a bit कि किस तरीके से हमारे पास UNFCCC है, कि किस तरीके से हमारे पास COP30 है, and in the second presentation we will be discussing the closing ceremony of UNFCCC COP30। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, and tomorrow we will be discussing about the declarations and some information, some major information on the green global climate agenda, जो कि हमारे पास एक तरीके से COP30 के एंड होते होते तक पूरी दुनिया के सामने UNFCCC ने पब्लिश किया था। इट इज अ 55 पेज डॉक्यूमेंट, एंड आम अल्फाज के अंदर एक तरीके से इफ वी विल बी फॉलोइंग दोज दैट डॉक्यूमेंट, so we will be limiting the temperature of earth till आप कह रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस तक, या टू इफ नॉट 2 डिग्री सेल्सियस देन वी विल बी लिमिटिसाइजिंग द टेम्परेचर टिल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं उस ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा के डॉक्यूमेंट के अंदर। और लास्टली जो हमारे पास संडे का दिन होगा हमारे पास, उसके अंदर वी विल बी हैविंग और गेस्ट स्पीकर्स। कुछ हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स होंगे इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, जिसके अंदर दोज गेस्ट स्पीकर्स आर फ्रॉम ब्राजील, and they were a part of the COP30, and they will we will be discussing with them how was their experience, and what is the future of COPs, also how the youth played their roles. So we will be discussing a cross questioning session जिसके अंदर आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप लोग उनसे डायरेक्टली पूछें कि how is the total COP phenomena, how this COP usually takes place, how the countries are usually negotiating with each other at such international forums and such prestigious forums. So ये चीज है. So without wasting any time, if you will be having any question, I would like to request you to please either just raise your hand and ask freely, or you can just type simply in the chat box, and inshallah my team will be noting it down, and my team will be communicating with me regarding those questions in the end of this session. तो हमारे पास दो सेशन आज दो एक तरीके से पीपीटीज होंगी। आई क्रिएटेड 2 पीपीटीज जिसके अंदर फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट UNFCCC एंड COP30, and second in the second PPT we will be basically discussing about somehow the future of COP31. Also we will be discussing the main or major focus will be on the closing ceremony of COP30 कि closing ceremony के अंदर हमारे पास क्या हुआ था। So ये चीज है, and yes, so without wasting any further time, and by establishing a proper baseline on UNFCCC COP30, I guess we should start. And अभी इस पूरे के पूरे आगे आने वाले घंटे के अंदर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा एक पूरी जर्नी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्लियर इंट्रोडक्शन UNFCCC को, और क्या हमारे पास कॉप्स का रोल होता है। हम लोग देखेंगे की माइलस्टोन्स जो कि इस पूरी क्लाइमेट रेजिम के अंदर हम लोगों ने देखे हैं, और हम लोग डीप डाइव करेंगे प्रायोरिटीज की तरफ और एक्सपेक्टेड आउटकम्स की तरफ COP30 के, जो भी हम लोगों ने अचीव किए थे। ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी स्ट्रेंथन कर रही होती है हमारे क्लाइमेट सिस्टम्स को। और फिर लास्टली बट नॉट द लीस्ट हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होती हैं COP30 की, स्पेशली गवर्नमेंट्स वाली साइड की तरफ, यूथ की साइड के ऊपर, एनजीओ की साइड के ऊपर, इंडस्ट्रीज की साइड के ऊपर, वल्नरेबल नेशंस की साइड के ऊपर, वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं, किस तरीके से ये इदारे जो हैं वो अपने स्ट्रेटेजिकली आप कह लें अपने रोल को निभा रहे होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल to shape the future of negotiations between countries, between organizations, between the COP presidency and the host countries.
ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कि हाउ वी बीइंग द फ्यूचर ऑफ और पाकिस्तान and being the Pakistani youth, how we can play the role, what is our call to action, तो हम इस चीज को भी देखेंगे इस आगे आने वाले 1 घंटे के अंदर. So firstly, let me just change my slide and then we are good to go. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू यूएनएफ ट्रिपल सी एंड कॉप, कि हमारे पास यूएनएफ ट्रिपल सी है क्या एंड कॉप क्या होती है. तो हम लोग इसके अंदर इस 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे. पर्पस क्या है हमारे पास इन कन्वेंशन का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और सिग्निफिकेंस क्या होती है हमारे पास एक कॉप 30 की. सो फर्स्टली हम लोग एक बेसिक एसेंशियल क्वेश्चन की तरफ से लेके चलते हैं कि यूएनएफ ट्रिपल सी है क्या और ये मैटर क्यों करती है इतना सबसे ज्यादा. तो यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन में आई थी 1992 के अंदर, जब हमारे पास अर्थ का समिट हुआ था रियो के अंदर. रियो डी जेनेरो ब्राजील का हमारे पास एक शहर है, वहां पर एक अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर, जहां पर कंट्रीज ने कहा था कि लेट्स जस्ट मेक अ न्यू सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम लोग नाम देंगे यूएनएफसीसीसी का, जो फोकस करेगी अर्थ को और ह्यूमन डेवलपमेंट को. और ये हमारे पास एक ऐसी फाउंडेशन थी जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे डिजाइन की गई थी, ताकि हम लोग टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज को. इसने रिकॉग्नाइज किया था कि क्लाइमेट चेंज हमारे पास एक शेयर्ड रिसोर्स है, और इसके अंदर ये जो शेयर्ड रिसोर्स हम लोगों को रिकॉग्नाइज हमें मिला था, ये बेसिकली हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी इंक्रीज होता चला जा रहा है. स्पेशली हमारी ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. अब जब हम लोग बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, तो हमारा पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है, हमारा पूरा का पूरा जो प्लेनेट है, वो वार्म होता चला जा रहा है एक बहुत ही, आप कह लें, फास्ट रेट के ऊपर. और इस फ्रेमवर्क के अंडर कंट्रीज ने ये कहा था कि हम लोग हर साल मिलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर या कॉप के अंदर, और ये जो एनुअल मीटिंग्स होंगी इसके अंदर कंट्रीज या नेशंस जो है वो आपस में एग्रीमेंट्स के अंदर नेगोशिएट करेंगे, वो डेवलप करेंगे गाइडलाइंस को, वो इवेलुएट करेंगे एक दूसरे की प्रोग्रेस को, और कमिटमेंट्स बनाएंगे आगे आने वाले साल के लिए, कि इस आगे आने वाले साल के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करना चाहेंगे. और ऑल्सो अगर हम लोग इसको देखें तो यूएनएफसीसीसी को एक वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट कहना गलत नहीं होगा. लेट्स जस्ट थिंक कि ये हमारे पास एक वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट है, जिसके अंदर हर जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी कंट्री को की नुमाइंदगी करे, एंड दे हैव टू स्पीक फॉर देयर पीपल. और एक तरीके से अनलाइक टिपिकल पॉलिटिकल बॉडीज, हर कंट्री चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है हमारे पास, चाहे वो डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है, उसकी आवाज है इस वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट के अंदर. और जो कॉप्स है हमारे पास, ये नेगोशिएशन स्पेसिस ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि ये बहुत ही बड़े बड़े हब्स हैं. किसके लिए, साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, पॉलिसी के लिए, इनोवेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, एक्टिविज्म के लिए, जो कि यूथ हमारे पास कर रही होती है, यूथ एक्टिविज्म जिसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं, और ग्लोबल सॉलिडारिटी के लिए, कि हम लोग सारे के सारे एक साथ हैं. ये एक प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के ऊपर नहीं आई, बल्कि तमाम कंट्रीज के ऊपर आई है, एंड वी हैव टू टैकल इट कलेक्टिवली. और हर साल ये जो कॉप्स होती है हमारे पास, इसको तकरीबन 30,000 से 70,000 लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं इन 2 वीक्स की जर्नी के अंदर, जो कि एक कंट्री के अंदर हमारे पास ये जो कॉप होती है अमूमन 10 to 11 या 12 डेज के लिए ऑकर कर रही होती है. अब ये जो लोगों की तादाद होती है 30 to 70,000 होती है एक तरीके से नॉर्मली, एंड मैक्सिमम इट कैन गो टू 1,20,000 एंड 1,10,000 एज वेल. और इसके अंदर हमारे पास जो रेंज होती है वो प्रेसिडेंट्स की होती है. लाइक इसके अंदर प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, आपके आपके मिनिस्टर्स आते हैं साइंस के बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड, आपकी इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड, आपकी यूथ के मिनिस्टर आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं इसके अंदर, फार्मर्स आते हैं, बिजनेसेस आते हैं, सिविल सोसाइटीज आते हैं, यूथ लेड बॉडीज आती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक एक तरीके से वेलकमिंग ऑल दीज पर्संस, हमारे पास एक तरीके से यूथ बॉडीज भी आती हैं, या एक तरीके से यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं. इन हमारी नुमाइंदगी किस तरीके से होती है, वी रियली गो, या एक तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं टॉप्स के अंदर, वी रियली गो firstly initially by being the representative of a youth led body, of a youth led organization, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ लिंकअप होती है, उसके अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है उस ऑर्गेनाइजेशन ने. सो वी इनिशियली गो लाइक दिस, हम
कंट्रीज के बिहाफ के तौर पे भी जा सकते हैं, बट इट इज अ रियली आप कह लें कम्पिटिटिव प्रोसेस। हर यूथ बॉडी या हर यूथ जो हमारे पास पर्सन है, he or she cannot go directly under the आप कह लें पार्टी मेंबर अंडर या by being the party member of a country by direct means. So in order to like एक तरीके से green light or whole presence and show the whole world that we are also making progress in this sector, हम लोग बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस को की तरफ रुख करते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन से प्रॉपर्ली रजिस्टर होती हैं। सो इनका भी एक रोल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें तो ये जो COP30 टेक प्लेस हुई है, ये टेक प्लेस हुई है बेलम ब्राजील के अंदर, एक ऐसा रीजन सिंबॉलिकली जो कि लोकेट होता है अमेजोन के अंदर। एंड हमें पता है कि अमेजोन हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, और ये एक घर की मानंद है, ये एक घर की तरह तशबीह दिया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी को, कि अब अगर आप COP30 को होस्ट करना चाहते थे ब्राजील के अंदर, तो इसका क्या हमारे पास नतीजा निकलता था या क्या हमारे पास एक सिंबल आता था? सिंबलाइज क्या करता था? ये सिंबलाइज करता था कि हमारा एक रीन्यूड फोकस है, ग्लोबल फोकस है फॉरेस्ट के ऊपर, इकोसिस्टम्स के ऊपर, इंडिजीनियस लीडरशिप के ऊपर या क्लाइमेट जस्टिस की तरफ। अब इंडिजीनियस लीडरशिप क्या होती है? इंडिजीनियस लीडरशिप हमारे पास ऐसी लीडरशिप होती है जिसके अंदर हमारे पास इंडिजीनियस पीपल या वो पीपल जिनका ताल्लुक किसी ट्राइब से, किसी कबीले से है, किसी आप कह ओल्ड सिविलाइजेशन से, एंड वो सिविलाइजेशन वो ट्राइब अभी भी इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर बहुत ही अलग थलग रह रहा है। सो वी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दोज, बिकॉज क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत उनका ताल्लुक नेचर से, दे आर कंजर्विंग नेचर, एंड उनके पास बहुत ही ज्यादा वास्ट नॉलेज है। एंड उनकी नॉलेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है इन ऑर्डर टू कंजर्व द होल इन्वायरमेंट, बिकॉज इतने सालों से वो रह रहे हैं, उनकी सिविलाइजेशन प्रॉपरली फोकस कर रही है, डेवलप कर रही है, फॉस्टर कर रही है, सो दे हैव नॉलेज how the environment around them is properly in terms of protection and conservation as well. और अब अगर हम COP30 को स्पेसिफिकली डिस्कस करें तो उससे आगे बढ़ने से पहले ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है जानना कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, कि हिस्ट्री क्या है हमारी क्लाइमेट नेगोशिएशंस की, और ये फिल किस तरीके से होते हैं डिफाइनिंग, अगर हम माइलस्टोन करना चाहें तो। लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन वी आर गुड टू गो। अब अगर हम बात करें कि की माइलस्टोन्स क्या है हमारे पास, तो टोटल हमारे पास की माइलस्टोन्स हैं, 4 की माइलस्टोन्स हैं जो कि अभी तक हमारे पास UNFCCC के अंदर आ चुके हैं। एंड पूरी दुनिया का आपके लिए रुझान या उनका ध्यान इस चीज के ऊपर है। फर्स्टली अगर हम बात करें तो पहले पहले बात करते हैं हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर, या हम बात करते हैं ग्लोबल एमिशन टारगेट्स के ऊपर। कि क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पास एक ऐसा वाहिद प्रोटोकॉल है या एग्रीमेंट है जिसके अंदर हर कंट्री को ग्लोबली एमिशन टारगेट्स स्टेब्लिश किए गए थे कि यू हैव टू, अगर आपको एमिशन करनी है तो आप इतने ही तक ही एमिशन करेंगे, इससे ज्यादा तजावुज नहीं कर सकते। क्योटो प्रोटोकॉल हम लोगों ने एडॉप्शन में आए थे 1997 के अंदर, कंट्रीज ने इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था। एंड 1997 के अंदर से लेकर 2005 तक कंट्रीज ने कहा था ओके वी कैन बी अ मेंबर, हम लोग इसके सिग्नेटरी मेंबर बनना चाहते हैं। जब हमारे पास एक मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने साइन कर लिया था क्योटो प्रोटोकॉल को, तो तब 2005 के अंदर ये प्रॉपरली फोर्स के अंदर आया था, इसके ऊपर प्रॉपरली काम होना स्टार्ट हुआ था। एंड ये कहा गया था कि ये हमारे पास एक फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अब व्हेन आई यूजुअली से कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इट हैज बिकम अ हार्ड लॉ। एक हमारे पास होता है क्लाइमेट के अंदर या एनवायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर हार्ड लॉ, और एक होता है हमारे पास सॉफ्ट लॉ। हार्ड लॉ हमारे पास एक ऐसा लॉ होता है जिसके अंदर हम लोग प्रॉपरली उसके A to Z हमें उसको फोकस करना होता है, A to Z हमें उसके ऊपर फॉलो करना होता है। हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं लेके आ सकते, हम उसके अंदर एडिशन नहीं कर सकते या कुछ चीज को सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एंड सॉफ्ट लॉ हमारे पास एक ऐसा लॉ होता है जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, वॉलेंटरली चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जब एक फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट आ गया था, तो इसका मतलब ये था कि इसने पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबली इमिशन रिडक्शन टारगेट्स को सेट कर लिया था, एंड इसको चेंज नहीं किया जा सकता था फर्स्ट फेज के अंदर। लाइक जो आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो अप। तो ये चीज होगी थी। इसकी जो अप्रोच थी वो बहुत ही एक तरीके से
बेस करती थी एक ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर कि हमारा एक तरीके से कॉमन हमारा एक गोल है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी। और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के साथ साथ हमारे पास जो कैपेबिलिटीज है रिस्पेक्टिवली वो भी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंट्रीज जितने भी हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए, लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं जो कि प्रॉपरली फोकस कर रही होती हैं एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो लीड करें हमें। एंड इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग फोकस कर रहे थे कि हम लोग क्वांटिफाई करें, टारगेट्स को क्वांटिफाई करें कि कितना ज्यादा एक कंट्री को कितने परसेंटेज के अंदर या कितनी ज्यादा उसके कार्बन मेट्रिक टन्स के अंदर कम करना पड़ेगा उसके एमिशंस को। तो क्वांटिफाई हमने कर लिया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, और हमारा फोकस था लार्जली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के ऊपर। और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था कार्बन मार्केट्स को। अब एक हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे कार्बन मार्केट्स के मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुए थे। एक हुआ था हमारे पास सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एक हुआ था हमारे पास जीडीएम, जेडीएम, जॉइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर बेसिकली आइदर द कंट्रीज कैन like be in a partnership and then they can make or they can really lead a project जिसके अंदर वो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करें, रिड्यूस करें। जेडीएम के अंदर या सीडीएम के अंदर बेसिकली प्रॉपरली करते थे कि वो एक तरीके से एक कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट लगाते थे जिसके अंदर वो एमिशन रिडक्शन का उनका फोकस होता था कि वो प्रॉपरली कंट्रोल करें, उसको रिड्यूस करें, एंड वो क्लीनली तौर के ऊपर एक अच्छे तरीके से उसको रिड्यूस करते थे। एंड ये कहा गया था कि हम लोग अर्ली फाइनेंशियल फ्लोज बनाएंगे जो कि हमारा फोकस करेंगे क्लाइमेट मिटिगेशन के अंदर, क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर। एंड ऑल्सो देर इज सम एक तरीके से फोकस एक हमारे पास यूजुअली डोमेन आती है जिसके अंदर हम लोग फोकस कर रहे होते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन के ऊपर, एंड एक हमारे पास डोमेन है क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर। सो वी हैव टू डेवलप अ मेजर अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट एडेप्टेशन होता क्या है। क्लाइमेट एडेप्टेशन हमारे पास एक ऐसी डोमेन है जिसके अंदर बेसिकली वी आर अडेप्टिंग ourselves to the effects of climate change and the majorly phenomena of climate change, जिसके अंदर हम अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि ओके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो हाउ कैन वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द इफेक्ट्स। अब हमें इसके साथ रहना तो है, तो वी हैव टू मेक सम सॉल्यूशंस फॉर दिस। और अगर हम बात करें अब मिटिगेशन की, मिटिगेशन हमारे पास ये क्लाइमेट मिटिगेशन हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली काम कर रहे होते हैं कि ये जो ग्लोबल एमिशंस हो रही होती है हमारे पास या कार्बन एमिशंस हो रही होती है हमारे पास, हम इसको किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक फिनोमिना आपका क्लाइमेट मिटिगेशन का। एंड हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि रेंज करते हैं कि आइदर वो प्रोजेक्ट जो होंगे वो क्लाइमेट मिटिगेशन का पार्ट होंगे या आइदर वो जो प्रोजेक्ट होंगे वो क्लाइमेट एडेप्टेशन का पार्ट होंगे। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि क्लाइमेट मिटिगेशन का भी पार्ट होते हैं एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन का भी पार्ट होते हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस एज वेल। एंड पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्लाइमेट मिटिगेशन का भी पार्ट है, क्लाइमेट एडेप्टेशन का भी पार्ट है, और कुछ प्रोजेक्ट्स अब ये कंसीडर किया जा रहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एम्बिशियस है अपने टाइम का, लेकिन इसके अंदर हमारे पास फिर बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे कि इसके अंदर पार्टिसिपेशन लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ये फोकस कर रहा था। यूएस ने इस प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया था। दे डिडंट सेट कि हम लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो अप करते हैं, एंड ये कहा गया था कि जो ग्रोइंग एमिशंस हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज की वो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं थी। लेकिन स्टिल आज भी क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो फाउंडेशनल स्टोन है, एंड इसको ऐसे क्रिएट किया गया था कि ये हमारे पास एक पहला रियल फ्रेमवर्क है ग्लोबल एमिशंस को अकाउंटेबल ठहराने का। एंड ग्लोबल एमिशंस किसके लिए? उन कंट्रीज के लिए जो कि प्रॉपरली इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो अब अगर हम बात करें एक और चीज को कि हमारे पास बेसिकली आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो चुका। अब क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हमारे पास क्या आता है? क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हमारे पास आता है पेरिस एग्रीमेंट को। पेरिस एग्रीमेंट को मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्कअप है, 1.5 के बाद हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस का मार्कअप है, एंड देन 3 डिग्री सेल्सियस का मार्कअप है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं तो 1997 हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल
एडॉप्शन के अंदर आया था 2005 के ऊपर, इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम हुआ था, एंड 2005 से लेकर 2015 के ऊपर अगर हम फास्ट फॉरवर्डली जंप करते हैं, तब हमारे पास एक हिस्टोरिकली ब्रेक थ्रू होता है, जिसके अंदर हमारे पास आता था पेरिस एग्रीमेंट को। अब पेरिस एग्रीमेंट को एडॉप्शन में लेकर आए थे ये COP21 के अंदर, एंड ये कहा गया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम हर कंट्री ने एग्री किया था कि क्लाइमेट एक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को नहीं करना चाहिए। ग्लोबल टेम्परेचर राइज को ये कहा गया था कि आप 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखें, आप लिमिटिसाइज करें वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, और ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस की तरफ आप लेके चलें बाय अराउंड मिड सेंचुरी। एंड इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि ये कह रहे हैं कि बाय द 2050, बाय द एंड ऑफ 2050 हम लोग फोकस करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ, हम लोग फोकस करेंगे नेट जीरो एमिशंस की तरफ। तो ये आपके पास जो डोमेन्स आते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो एमिशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो कंट्रीज हैं वो फोकस कर रही है कि हम लोग पहले पहले कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएं, जिसके अंदर हमारे पास जो एमिशंस हैं, हमारे पास जो एक तरीके से एमिशंस की प्रोडक्शन भी है और इसकी जो रिडक्शन है वो बैलेंस आउट हो। वी शैल नॉट बी प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेस ऑफ एमिशंस। और फिर जब हमारे पास कार्बन न्यूट्रलिटी की ये चीज हमारे पास फिनोमिना अटेन हो गया, हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया, तो देन वी विल बी स्विफ्टली शिफ्ट टुवर्ड्स द नेट जीरो एमिशंस, जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से जीरो एमिशंस को प्रोड्यूस करेंगे। एंड नेट जीरो की एमिशन एक तरीके से, ऑल दो ये एक तरीके से आइडियल सिचुएशन लगती है, थियोरेटिकल लगती है कि हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इसको अचीव करना इट्स अ बिट टफ, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसी चीज नहीं है जो कि जीरो एमिशन करे। even if it's like a renewable energy resource, but still it will do emission। उसकी हमारे पास जो प्रोडक्शन परसेंटेज होगी एमिशन की वो कम होगी, बट स्टिल इट विल डू। तो ये जो नेट जीरो एमिशन है इट्स लाइक अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टर्म। और फिर ये कहा गया था कि जो आपने ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस की तरफ अपने आप को लेके जाना है बाय द एंड ऑफ मिड सेंचुरी 2050 तक, तो आपके लिए हम लोग इस चीज के लिए लाते हैं एनडीसीज को, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, एनडीसीज, जो कि एक तरीके से पेरिस एग्रीमेंट का बैकबोन बने थे, पेरिस एग्रीमेंट की रीढ़ की हड्डी बने थे, कि हर कंट्री को ये कहा गया था कि आप अपने क्लाइमेट प्लान को खुद ब खुद सेटअप करें। आपके जो पूरी दुनिया है वो आपके एम्बिशन को सराहेगा, एंड टाइम टू टाइम आपका एम्बिशन इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड आप जब उसे UNFCCC को सबमिट करवाएंगे तो बाकी कंट्रीज भी आपके बताए हुए मॉडल को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड उसको भी लेके चल सकते हैं अपने अपने लेवल्स के ऊपर। तो ये होता है बेसिकली एक एनडीसी शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और टिपिकली पेरिस एग्रीमेंट जो है वो फंडामेंटली चेंज कर देता है पूरी की पूरी गेम को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्ल्ड का आपके लिए एडॉप्शन अप्रोच थी वो थी कि हम लोग बॉटम से अप की तरफ जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या फोकस था? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर फोकस था कि टॉप टू डाउन अप्रोच होगी, जिसके अंदर हमारा जो मेजरली जो फोकस होगा वो होगा डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, एंड देन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसके अंदर जो फोकस है वो ये है बॉटम टू अप अप्रोच, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ईच country, each person is responsible for climate agenda, so we have to focus each country, and हर country को ऊपर ऊपर आना चाहिए, and then we will be achieving a greater hierarchy। और ये एक हमारे पास एक ग्लोबल कोऑपरेटिव मॉडल की तरफ लेके जा रहा था। अब अगर हम बात करें कि COP24 के अंदर क्या हुआ था, तो COP24 के अंदर हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट की रूल बुक को फाइनलाइज किया गया था। COP24 हुई थी हमारे पास कैटोविस पोलैंड के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज किया गया। अब ये जो रूल बुक थी ये क्या कह रही थी? ये रूल बुक कह रही थी कि हम लोग एग्रीमेंट को पुट करेंगे प्रैक्टिकल मोशन के अंदर, हम लोग उसको आउटलाइन करेंगे कि किस तरीके से कंट्रीज जो है वो अपने एमिशंस को रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी लुक लाइक कर सकती है, क्या ट्रांसपेरेंसी की असली शक्ल होनी चाहिए, कैसे कंट्रीज जो है वो एनडीसीज को कम्युनिकेट करें विद द UNFCCC, विद अदर कंट्रीज, कैसे जो प्रोग्रेस है उसको मेजर किया जा सकता है, एंड कैसे अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। ये जो है पूरा का पूरा पेरिस रूल बुक के अंदर बता दिया गया था। एंड ये कहा गया था कि पेरिस एग्रीमेंट को आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, एक आइन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, एंड ये जो रूल बुक है ये इसका ऑपरेशनल मैनुअल है। एंड ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल उस वक्त के पॉलिटिकल मिनिस्टर्स कि अगर हमारे पास COP24 ना होती तो इम्प्लीमेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है वो
डामाडोल हो रहा होता, वो इतना ज्यादा मजबूत ना होता। एंड फिर आया था हमारे पास कॉप 26 का, जिसके अंदर फोकस किया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल को, कि 2021 के अंदर हमारे पास कॉप 26 हुई थी ग्लासगो के अंदर। उसके बाद कॉप 27 हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, फिर हुई थी हमारे पास कॉप 28 दुबई यूएई के अंदर, फिर कॉप 29 अजरबैजान बाकू के अंदर, एंड फिर हमारे पास हुई थी कॉप 30 बेलम ब्राजील के अंदर। I started to basically follow the whole COP thing through COP 27. मैं इतना ज्यादा कॉप के अंदर इन नहीं हुआ था, बट आई स्टार्टेड टू सी ओके ये भी चीज होती है हमारे पास। मैंने कॉप 27 से इसको प्रॉपर्ली फॉलो अप करना स्टार्ट किया था। लेकिन कॉप 26 के अंदर जो 2021 के अंदर हुई थी, ये बता दिया गया था कि किस तरीके से 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को लिमिट करना अर्जेंटली बन चुका है, ये हमारे पास अर्जेंसी इख्तियार कर चुके हैं। एंड इस कॉप ने हाईलाइट किया था कि आपके पास स्ट्रॉन्गर नेशनल टारगेट्स होने चाहिए। आप डेजर्ट डिफोरेस्टेशन को एंड करने के लिए न्यू प्लेजेस बनाओ, आप कमिटमेंट्स करो मीथेन रिडक्शन के लिए, आप क्लाइमेट फाइनेंस की जो मॉडल ऐप था आप उसको एक्सपेंड करो। ऑल्सो आप ग्लोबल फॉसिल फ्यूल्स फेज डाउन लैंग्वेज को इंटीग्रेट करो कॉप के टेक्स्ट के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब ग्लोबल फॉसिल फेज डाउन लैंग्वेज क्या है? ग्लोबल फॉसिल फेज डाउन लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप अपनी जो आपका ड्राफ्ट्स होते हैं, जो आपके ऑफिशियल पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर आप एम्स को प्रॉपरली पूरी दुनिया के सामने रखते हो कि वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग, तो आप उसके अंदर इंटीग्रेट करवाओ फॉसिल फ्यूल के टर्मिनोलॉजी को। बेसिकली पिछली पूरी कॉप्स के अंदर फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तो इसी वजह से ये कहा गया था कि कॉप 26 के अंदर कि आने वाली कॉप्स के अंदर आप फॉसिल फ्यूल फेज डाउन लैंग्वेज को इंटीग्रेट करवाइए ड्राफ्ट्स के अंदर, पेपर्स के अंदर, ताकि इसके ऊपर बातचीत हो सके। तो ये चीज थी। एंड ये कहा गया था कि 1.5 डिग्री का सेल्सियस का जो हमारे पास ये आप कह रहे वैल्यू है, ये एक सर्वाइवल थ्रेशोल्ड है बहुत सारी स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का, बहुत सारी वल्नरेबल कम्युनिटीज का। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारे पास बहुत सारी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव मॉरिशियस, वी हैव तुवालू, एंड तुवालू को ये कहा गया है कि इट इज अ वेरी आप कह लें ब्यूटीफुल सिटी, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अ स्मॉल आइलैंड जिसकी जो पूरी लेंथ है वो 11 किलोमीटर है। एंड वो उसके अंदर एक हमारे पास मेजर रोड है, एंड उसके साइड बाय साइड हमारे पास घर ही घर है। एंड उसके अंदर उस 11 किलोमीटर की पट्टी के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40,000 पीपल रहते हैं उस 11 किलोमीटर की पट्टी के अंदर। एंड इट इज एन आइलैंड दैट इज नियर टू ऑस्ट्रेलिया। एंड ये कहा गया कि ये जो हमारे पास स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, ये बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी प्रॉपरली संक डाउन हो जाएंगी। तो अब अगर हम लोग इसके ऊपर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग भी जिम्मेदार होंगे इनकी संक डाउन का, और इनकी तबाही का हम लोग भी जिम्मेदार होंगे। तो ये कहा गया था, फोकस किया गया था कंट्रीज को कि यू शुड फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू प्लेजेस, न्यू नेशनल टारगेट्स, ताकि आप लोग इसके ऊपर काम करें। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो फिर हमारे पास आता है, लेट मी जस्ट सी कि what do you really focus on the next slide. And meanwhile, if you will be having any question, you are all welcome, and we would love to entertain your questions. Team, please do list down their questions. Yes, Mr. Adil, आपका hand raise है. If you will be having any question, आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर आप at the end of the session पूछ सकते हैं, या you can feel free to type your question in the chat box, and my team will be recording it. Team, please record the questions as well from all the participants. अब अगर हम बात करें की प्रायोरिटीज फॉर द कॉप 30 एजेंडा, अब अगर मैं आपको बताऊं तो हर कॉप के अंदर हमारे पास एक एजेंडा होता है। अब उस एजेंडा के अंदर फोकस किया जा रहा होता है कि हम लोग एक तरीके से इन चीजों के ऊपर बात करें, एंड इस तरीके से इन चीजों को लेके चलें कि एक दिन के अंदर अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं एनर्जी के ऊपर, तो उस दिन के ऊपर हम लोग एनर्जी के ऊपर ही बात करें। अगले दिन अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं बायोडिवर्सिटी के ऊपर, तो हम लोग बायोडिवर्सिटी के ऊपर बात करें, या उससे अगले दिन अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं यूथ एंड चिल्ड्रन के ऊपर, तो हम लोग यूथ एंड चिल्ड्रन के ऊपर बात करें। तो ये हमारे पास एक एजेंडा होता है कॉप 30 हर कॉप के लिए, चाहे वो हमारे पास कॉप 27 हो, कॉप 28 हो, कॉप 29 हो, कॉप 30 हो। और ये देखा गया था कि कॉप 28 से लेके कॉप 30 तक
हर कॉप के अंदर हमारे पास न्यू एडिशंस होते रहे हैं। कॉप के एजेंडा के अंदर हमारे पास न्यू थीमेटिक एरियाज आते रहे हैं। अब अगर हम बात करें थीमेटिक एरियाज क्या होते हैं, तो थीमेटिक एरिया हमारे पास एक ऐसा कह लें डोमेन होती है जिसके अंदर पूरे के पूरे दिन कंट्रीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगी। एंड एक थीमेटिक एरिया को 2 दिन दिए जाते हैं। इस COP30 के अंदर हमारे पास जो थीमेटिक एरियाज थे, देवर मोर देन 30 थीमेटिक एरियाज। एंड जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज ने एक तरीके से एक दूसरे से नेगोशिएशंस की, प्रोजेक्ट्स बनाए, UNFCCC से प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए इन 30 से ज्यादा थीमेटिक एरियाज के ऊपर। एंड पाकिस्तान भी उनमें शामिल था कि पाकिस्तान का भी फोकस था कुछ थीमेटिक एरियाज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात करें कि ये की प्रायोरिटीज फॉर COP30 एजेंडा की क्या हमारे पास प्रायोरिटीज थी, तो अब अगर हम उस चीज के ऊपर चलेंगे, उस चीज के ऊपर अगर हम लोग अपना फोकस करें, तो इसके अंदर COP30 हमारे पास एक पिवटल मूवमेंट था। एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, एनडीसीज की तरफ। हम लोग एनडीसीज की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि कंट्रीज को ये कहा गया था कि आप अपने एनडीसीज को समिट जब करवा रहे हो तो उसको अलाइन रखें अपने 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे के साथ। एंड ये कहा गया था कि आपके जो आउटकम्स आएंगे वो चार मेजोरिटी थीमेटिक एरियाज के ऊपर आएंगे, चार मेजर थीमेटिक एरियाज के ऊपर आएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट जो था वो था कि स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एम्बिशन, के कंट्रीज जो है वो पुश करेंगे एक दूसरे को कि वो अपने एम्बिशन को इंक्रीज करें 2030 2035 के टारगेट्स के अंदर। आप एक्शनेबल प्लान्स बनाएंगे रादर देन लॉन्ग टर्म विजन्स। आप लॉन्ग टर्म विजन्स की तरफ नहीं जाओगे, आप एक तरीके से शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओगे, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाओगे कि लेट्स सपोज कि 2 साल के अंदर हमने इस टारगेट को अचीव करना है, तो किस तरीके से अचीव करना है, जो जो पॉसिबल भी हो एक तरीके से। एंड आप इंटीग्रेट करोगे एक तरीके से एडेप्टेशन को अपने नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटजीज के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं अपने NAPS के ऊपर, नेशनल एडेप्टेशन प्लान। और यही कहा गया था कि जो COP30 है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोमिसेस, इट इज अबाउट प्रूफ, इट इज अबाउट एविडेंस, इट इज अबाउट पाथवेज। एंड फिर कहा गया था कि आफ्टर द स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट ambition, we have the second thematic area, we have the second thematic focus, that is accelerating the mitigation efforts, जिसके अंदर हम लोग जोर देंगे, हम जिसके अंदर जोर दिया जा रहा था एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, कोल की फेजिंग डाउन के ऊपर या फॉसिल फ्यूल सिस्टम की फेजिंग डाउन के ऊपर, कि हम लोग फॉसिल फ्यूल सिस्टम्स को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोल को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसके अंदर फोकस किया जा रहा था रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर, जिसके अंदर फोकस किया जा रहा था डिफोरेस्टेशन को कम करने के लिए और लैंड यूज रिफॉर्मेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए। ये कहा गया था कि जो फॉरेस्ट और आपके नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है वो सेंटर स्टेज है, यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स एज वेल रादर देन गोइंग टुवर्ड्स डिफोरेस्टेशन। और ये कहा गया था कि जो आपके एनहांस्ड एडेप्टेशन और क्लाइमेट रिजिलियंस है, आप फोकस करो इसके ऊपर। ये थर्ड आपका था थीमेटिक फोकस, थीमेटिक एरिया के ऊपर फोकस, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करो, आप वाटर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करो, आप अर्बन रिजिलियंस के ऊपर फोकस करो, आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के ऊपर फोकस करो, आप अपने वल्नरेबल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करो, जी जान लगा दो आप। और लास्ट जो आपका फोकस था थीमेटिक एरिया या मेजरली थीमेटिक एरिया, वो था क्लाइमेट फाइनेंस एंड फंडिंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो फाइनेंस है वो आपकी नेगोशिएशंस का दिल है। एंड आपके पास जो की एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर ये है कि आप अपने लॉन्ग टर्म प्रॉमिस जो आपका 100 बिलियन है एनुअली, आप उसको प्रॉपरली फुलफिल करो, आप स्ट्रेंथन करो अपने लॉस एंड डैमेज फंड को, आप स्केल करो अपने प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को, जिसके अंदर ये है कि अगर आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो आप पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अपने इन्वेस्टमेंट्स लेकर आओ, आप नए से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, और आप रिफॉर्म करो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो क्लाइमेट रिजिलियंस की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो ये है हमारे पास वैसे बेसिकली द 4 मेजर थीमेटिक एरियाज। अगर हम दोबारा से इसके ऊपर बात करें तो वी हैड, मैं आपको बता देता हूँ, आपका क्लाइमेट फाइनेंस एंड फंडिंग मैकेनिज्म, वी हैड इनहांस्ड एडेप्टेशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंस, वी हैव द एक्सेलरेटिंग मिटिगेशन एफर्ट्स, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट हमारे पास था आपका स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन का। और अब अगर हम चलें आपका नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो हमारे पास आता है आपका, लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी कि हमारे पास था क्या, आपका क्या था आपके प्रायोरिटीज और गोल्स COP30 के अंदर। तो अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, एंड इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चंस आई वुड लव टू एंटरटेन क्वेश्चंस। सो सॉरी,
तो पहले पहले हम बात करते हैं आपका मेजरली प्रायोरिटीज के ऊपर और गोल्स के ऊपर, कि इसके अंदर आपके पास जो आपके गोल्स थे या एक तरीके से जो आपका फोकस था वो किस किस चीजों के ऊपर था। तो फर्स्टली लेट अस जस्ट टॉक अबाउट दोस थिंग्स। ओके, सो अगर हम बात करें आपकी गोल्स और प्रायोरिटीज की, तो आपके पास पूरी कॉप के अंदर टोटल 5 चीजों के ऊपर बात कर रहे थे आप। एमिशन रिडक्शन के ऊपर, कि आपके एमिशन रिडक्शन टारगेट्स क्या है। कंट्रीज को एक आ गया था कि आप अपने एमिशंस को रिड्यूस करें, आप एनडीसीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, आप एक तरीके से फोकस करो कि मिटिगेशन को किस तरीके से आपने आम करना है अपने अपने स्टेट्स के अंदर, अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर, अपने अपने सिटीज के अंदर। फिर क्या आ गया था कि क्लाइमेट फाइनेंस को किस तरीके से मजबूत बनाना है। एंड क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर ये कहा गया था कि आप किस तरीके से एमडीबीज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो फाइनेंस के लिए, कि उनके थ्रू आप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हो जो कि फंडिंग को कंट्रीब्यूट करेगा। एंड किस तरीके से आप डेवलपिंग कंट्रीज को दे सकते हो फंडिंग वाया डेवलप्ड कंट्रीज, किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, वाया द ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ और द ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ। फिर बात की गई थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर, कि आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर करना, टेक्नोलॉजी को शेयर करना बहुत ज्यादा अहम स्टेप बन चुका है। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि अगर कंट्रीज को एक साथ एसडीजीज की तरफ जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, चूंकि हमारा गोल है लिविंग नो वन बिहाइंड, सो वी हैव टू शेयर द टेक्नोलॉजी विद ईच अदर। एडेप्टेशन टारगेट स्ट्रेटेजीज के अंदर ये कहा गया था कि आप अपने नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स को इनकॉर्पोरेट करो, आप उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करो, आप उसके अंदर अगर उसको सपोर्ट चाहिए, सो द कंट्रीज शुड आस्क फ्रॉम द अदर कंट्रीज के हाउ दे कैन इंप्रूव द नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स एंड लॉस एंड डैमेज फंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं एलएनडी की, तो एलएनडी हमारे पास मेजरली फोकस में आया था इन कॉप 19 गालिबन, जो कि हमारे पास वॉर्स ऑफ पोलैंड के अंदर हुई थी। पहली दफा इसके ऊपर बात की गई थी लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर, वॉर्स ऑफ पोलैंड के अंदर कॉप 19 के अंदर। एंड उसके बाद जाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बातचीत होती रही थी, लेकिन कॉप 27 इजिप्ट शर्म एल शेख के अंदर पहली दफा इसके ऊपर बात की गई थी बहुत ज्यादा असर और रसूख के साथ, कि जो आपका G77 है प्लस चाइना, ये जो आपका एक तरीके से विंग था, इसने उठाया था कि चूंकि आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज्यादा आपके लिए डिजास्टर्स को लेकर आ रहे हैं। एंड डेवलप्ड नेशंस आर दोज नेशन जिनको ये डिजास्टर्स कुछ नहीं कहते, एंड मोस्टली ये जो डिजास्टर्स आपके स्ट्राइक करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं डेवलपिंग नेशंस की तरफ, तो या लीस्ट डेवलप्ड नेशंस की तरफ। तो हमें कंपेंसेशन चाहिए इन इस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से लड़ने के लिए। सो तब जाकर हमारे पास आपके G77 प्लस चाइना के जो हमारे पास ये विंग था, इसने उठाया था लॉक एंड डैमेज का सवाल। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके कॉप 28 के अंदर इसके ऊपर बात हुई, कॉप 9 के अंदर इसके ऊपर बात हुई, एंड इवन कॉप 30 के अंदर इसके ऊपर बात की हुई। एंड ये कहा जो रिसेंट इसकी डेवलपमेंट थी वो ये कही गई थी कि ये प्लेस की गई थी कि वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग एंड वी विल बी गिविंग $250 million एज द वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि पहले के मुकाबले में पिछले साल उनका जो गोल था या उन्होंने जो वादा किया था वो किया था कि हम लोग $400 million देंगे। सो दे वर गिविंग लेस अमाउंट, तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात हुई थी लॉस डैमेज फंड के अंदर। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो हमारे पास आता है ब्रिजिंग डिवाइड्स के एक तरीके से डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का क्या फोकस है। आप लोग अगर बात करना चाह रहे हो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, तो व्हाई देयर इज अ वॉर, व्हाई देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड व्हाई देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज। हम डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे, हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से हम उनकी मेजरली बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लाइक अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूरे वसूख के साथ, तो वह हम लोग बात करेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं बेसिकली वो बहुत ज्यादा एमिशंस रिलीज करते हैं। वाई? क्योंकि दे वर ऑन द रेस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करना था। अपने इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करने से मुराद वो ये नहीं देख रहे थे कि हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। उनका यही था कि वी हैव टू मेक आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर,
हमें अपने नेशन को स्ट्रांग बनाना है, तो जो चीज़ आती है, जैसे चीज़ आती है हम लोग वो करेंगे। दूसरी बात थी कि अब जब वो डेवलप हो चुकी थी तो तब जाके उनको ख्याल आया था कि ओ वी हैव, हम लोगों ने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, तो ऐसा करते हैं कि पूरी पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम लोग, कि आओ सारे के सारे सॉरी, हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की पर बात करते हैं, हम लोग सारे के सारे कलेक्टिवली लेके चलते हैं। एंड तब जाकर ये कहा गया था कि डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, चूंकि वो स्ट्रांग बन चुके हैं, सो दे हैव लोड्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एनी प्रोजेक्ट, चाहे वो मिटिगेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अडेप्टेशन से रिलेटेड हो। फिर ये कहा गया था कि एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे पास मनी रिसोर्सेज हों, चाहे वो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हों, चाहे वो हमारे पास नॉलेज के हिसाब से रिसोर्सेज हों, दे हैव रिसोर्सेज फॉर ईच थिंग, ईच एंड एनी पर्पस। अब उनसे वो रिसोर्सेज को लेना फॉर और गेन्स या फॉर द गेन्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से मुश्किल काम है। एंड इसको टैकल करना, या इसको टैकल करने के लिए ये कहा गया था कि वी हैव टू मेक, वी हैव टू डू प्रोजेक्ट्स विद देम। एंड इसके लिए भी फिर एक तरीके से डिफरेंट, फिर हमारे पास आप कह लें इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, हमारे पास वर्ल्ड बैंक आता है, हमारे पास यूएनईसी आता है जो कि है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन। फिर वर्ल्ड बैंक के अलावा हमारे पास आप कह लें एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा हमारे पास आपका ये एडेप्टेशन फंड आता है। तो ये जो हमारे पास फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के इदारे होते हैं, ये फिर आपको किस तरीके से लिंक अप करवाते हैं विद डेवलप्ड कंट्रीज के, आप अपने प्रोजेक्ट्स को इनके साथ प्रॉपरली कहते हैं लिंक अप ले आए, एंड आपके प्रोजेक्ट्स इनके साथ अप्रूव हो जाए ताकि आपको ये चीजें प्रोवाइड हो। एंड फिर सबसे मोस्ट मेजोरिटी थिंग, एक तरीके से जो मुश्किल काम है, वो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज को कहना कि आप डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करो। एंड डेवलप्ड कंट्रीज का स्टांस ये होता है कि वही पैसा जो हम अपने नेशन के लिए लगाना चाहते हैं, सो व्हाई शुड वी गिव दैट मनी टू द डेवलपिंग नेशंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि डेवलप्ड नेशंस की तरफ से आता है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज ये कहते हैं कि यू आर द वंस जिन्होंने इसको प्रॉपर्ली इनिशिएट किया था, एंड अब जब आपको नुकसान नहीं हो रहा है, एंड जब हम लोग इस चीज को प्रॉपर्ली फोकस कर रहे हैं, जब हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो तब आपको ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा याद आया था, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन याद आया था। सो यू हैव टू गिव अस सम अमाउंट जिसके थ्रू हम लोग अपने इस फोकस करें, हम लोग अपने इस क्लाइमेट एक्शन को कंट्रीब्यूट करें, एंड हम लोग एक तरीके से अपने आप को सस्टेन कर पाए। एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो चैलेंजेस आते थे, वो वही वल्नरेबिलिटी आती है सॉरी, कि वो एक तरीके से प्रॉपर्ली इतना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर नहीं है कि अगर उनके पास कोई क्लाइमेट डिजास्टर आ जाए या नेचुरल डिजास्टर आ जाए, उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि वो इस रेस के अंदर बहुत ज्यादा पीछे थे इकोनॉमी के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से लोगों को ट्रेन करो, लोगों को एजुकेट करो। कैपेसिटी बिल्डिंग से मुराद ये है कि लोगों को आप एक तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, लोगों को आप एक तरीके से टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करो, आप लोगों को ट्रेन करो, आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करो कि यस, आप इसके अंदर भी जॉब कर सकते हो, आप इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप इसके अंदर भी एक तरीके से अपने तज्जिए दे सकते हो। आप अगर इसको इस तरीके से लेके जाना चाहते हो, तो आप इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर इसको किस तरीके से लेके चल सकते हो, आप इसको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप्ड नेशंस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज, एज कम्पेयर टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमें इस चीज के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अदन आपका हैंड रेज है, अगर आपका क्वेश्चन है तो काइंडली आप अभी पूछ सकते हैं। अगर आपका भी क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एट द वेरी एंड, या फिर आप हमें चैट बॉक्स के अंदर लिख दें, एंड माय टीम विल बी नोटिंग इट डाउन, एंड देन इट दे विल बी कम्युनिकेटिंग इट विद मी। अस्सलाम उसके वालेकुम। बाद अगर हम क्या मैं अभी क्वेश्चन जी, कर सकूं? श्योर, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन राइट नाउ। जैसे आप बता रहे थे कि कैपेसिटी बिल्डिंग का सेशन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ज़्यादा हो रहा है, मतलब ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज की जा रही हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बात आ जाती है। तो जैसे हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं जीसीएफ के ऊपर, जीएफ के ऊपर आपने बात किया, तो आपको नहीं लगता कि ट्रांजिशन जो है वो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से हो रही है?
जितनी भी वो हम लोगों को फंडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी ग्रांट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन एज अ कंट्री अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डैमेज एंड लॉस फंड जो है उसके ऊपर एम्फेसाइज करने के बजाय हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनकी गवर्नेंस जो है इतनी पोअरली हो रही है कि इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी तो हम लोगों ने जनरेट की हुई है, लेकिन हमारे फंड्स जो हैं वो वहां पर यूटिलाइज होने के बजाय वो किधर और यूटिलाइज हो रहा है उस चीज का हम लोगों को आइडिया नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रांजिशनिंग की तरफ से, तो ट्रांजिशनिंग या एक तरीके से ये कहना कि फंडिंग आना डेवलप्ड नेशंस की तरफ से, वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा हम लोग हकदार हैं। अब हकदार कौन है सबसे ज्यादा? हकदार है अभी राइट नाउ लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। जो हमारे पास फंडिंग ओपन होती है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसके अंदर भी हमारे पास एक रेस होती है। अब लेट सपोज जीसीएफ ने फंडिंग खोली है कि हम लोग इस डेवलप्ड कंट्री से आपको टोटल $200 million देके देंगे, टू ऑल द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, टू ऑल द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। हम आपको $200 million देके देंगे इस कंट्रीज की तरफ से, एंड इस कंट्री ने ये कहा है कि हम आपको $200 million देंगे, तो यू शुड सबमिट योर प्रपोजल्स। अब आपको प्रपोजल सबमिट करवाना होता है। अब आप जब प्रपोजल सबमिट करवाओगे तो आपका प्रपोजल इस तरीके से होना चाहिए कि जो प्रॉपर्ली बताए कि आप इतनी ज्यादा अमाउंट ले रहे हो, आपका प्रपोजल इतनी ज्यादा अमाउंट डिजर्व करता है, एंड आप अपने प्रपोजल के अंदर इस अमाउंट को यहाँ यहाँ लगाओगे, और ये आपका प्रॉपर टाइम पीरियड होगा, and इससे आप ये अचीव करना चाहोगे। जब एक कंट्री जो है वो इतने ज्यादा, आप कह रहे हैं प्रॉपरली, आप कह रहे हैं फंडिंग दे रहा होता है 200, 300, या इवन इफ इट्स लाइक 10 और 20 या $50 million या $1 million अभी भी, तो हमारे पास मोस्टली डिफरेंट कंट्रीज से अराउंड 400, 300, 500 प्रोजेक्ट्स आते हैं, एंड उन 500 प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स को चुनना फॉर टू गेट like the fund and then divide that fund into these projects बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड कंट्रीज आपस में ये फाइट कर रहे होते हैं कि हमें ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाए, बेशक हमें इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल जाए। एंड जब वो फंडिंग इन कंट्रीज को मिल रही होती है, तो अल्टीमेटली ये हम सबको पता है, अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वो उतनी ज़्यादा नहीं लगती जितना हम लोगों को पता है। लाइक इफ वी वांट टू मेक दैट फंडिंग, एक तरीके से लेट सपोज पाकिस्तान ने वो केस जीत लिया, पाकिस्तान को $20 million आ गए। अब पाकिस्तान की जो हमारे पास, आप कह लें उस वक्त की गवर्नमेंट होगी, लेट सपोज दे विल नॉट बी यूटिलाइजिंग दैट $20 million सोलली ऑन द प्रोजेक्ट, तो उसमें से वो शायद मुश्किल $2 या $3 million लगा देंगे, एंड $17 million अपनी जेब में हो जाएगा उनकी। एंड देन वो जो $2 and $3 million लगेगा, वो अपनी रिपोर्ट उसको $20 million की बनाकर ये शोकेस करेंगे कि वी हैव डन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास फाइट होती है डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी। एंड ये कहना कि प्रॉपरली लाइक आपको जब प्रोजेक्ट के अंदर से पैसे आ रहे हैं, यू आर यूटिलाइजिंग ऑल मनी टू द प्रोजेक्ट, तो वो गलत है। हर कोई भी कंट्री, बहुत ही कम कंट्रीज होते हैं जो कि प्रॉपरली 100% जो उनको मनी आ रही होती है वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डालते हैं। ये चीज है, एंड इट इज लाइक अ प्रॉपरली फाइट कि अगर कोई फंडिंग ओपन होती है तो उस कंट्री, डेवलप कंट्री से उस कंट्री को देना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। रिसेंटली अभी COP30 के अंदर एक डिक्लेरेशन के अंदर ब्राजील की हुकूमत ने ये अनाउंस किया था कि हम $1 million इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसने प्रोजेक्ट इसके अंदर आप कह लें डालना है तो आप डाल सकते हैं। अराउंड 100 स्टेट्स, 100 नेशंस, उन्होंने प्रॉपरली अपने अपने प्रोजेक्ट्स को दिए, एंड उनकी जो प्रोजेक्ट की तादाद थी वो थी 457 प्रोजेक्ट्स। अब जीसीएफ या जीईएफ को उनमें से चूज करना, उन 457 प्रोजेक्ट्स में से चूज करना, या उन 400 प्लस में से प्रोजेक्ट्स में से चूज करना, $1 million अमाउंट अभी टोटल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स की भी लड़ाई होती है, ये हमारे पास कंट्रीज की भी आपस में लड़ाई होती है कि हमें अमाउंट मिल जाए। एंड जब अमाउंट मिलती है तो एक तरीके से मोस्टली लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि चलो, इफ नॉट 50% देन एटलीस्ट 20 या 30% हमारी जेब में आए, 60 to 70% हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अंदर लगाएं। तो ये एक चीज होती है। एंड आई हैव टोल्ड यू लाइक दिस होल ट्रुथ, जो कि हमारे पास इंटरनेशनली भी रिवॉल्व कर रहा होता है, यहाँ पे भी रिवॉल्व कर रहा होता है। सो इसको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा।
एंड इसके अंदर एक तरीके से अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी को लाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी को लाना पड़ेगा। जब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो प्रॉपरली आप कह लें गलतियां हैं, कोताहियां हैं, ये खुद ब खुद सीधी होती चलती रहेंगी एंड हमारी आप कह लें प्रोग्रेस, वी विल बी स्टार्टिंग मेकिंग अ प्रोग्रेस। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो अब हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। वही हम जो भी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे कंट्रीज को, तमाम कंट्रीज के लिए इंश्योर करे कि आप रिपोर्ट कर रहे हो एमिशंस को एक्यूरेटली, आप क्लाइमेट प्रोग्रेस को ओपनली शेयर कर रहे हो, आप सब सबमिट करवा रहे हो अपने डाटा को ग्लोबली, जो कि कंपेयर होगा डिफरेंट नेशंस के साथ। एंड इससे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है। क्लाइमेट एक्शन जो है वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर अपनी बुनियाद रखते हैं, वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड रखता है। एंड जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो तभी जाकर आप आगे अपने फोकस कर सकते हो। उसके बाद आता है आप अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैकेनिज्म जो है वो इंश्योर करता है कि कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने प्रोमिस को कीप रखें, वो अपने प्रोमिस को कंप्लीट करें। क्लाइमेट जो प्लान्स हैं आपके वो सिंबॉलिक ना हो बल्कि वो रियल हो। आपके जो टारगेट्स हैं, मिसिंग टारगेट्स हैं, वो ट्रिगर करते हो आपके ग्लोबल प्रेशर को, कि अगर आपका एक टारगेट आपने मिस कर दिया तो ग्लोबल प्रेशर आपको बहुत ज्यादा हो कि आपके जो बाकी कंट्रीज आपको बैक कर रहे हैं वो आपको ये कहें कि आपने टारगेट मिस क्यों किया, यू शुड फोकस ऑन दिस टारगेट। एंड आप वापस से दोबारा उस टारगेट की तरफ जाओ, उस टारगेट को कंप्लीट करो एंड देन आप मूव करो आगे की तरफ। एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर तमाम नेशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हों कि हम लोगों ने ट्रैक के ऊपर आने हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस के। एंड अकाउंटेबिलिटी पनिशमेंट नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से पूरी दुनिया ने डिलीवर करना है हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। उसके बाद आता है इंक्लूसिविटी। टॉप 30 एक तरीके से हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव कॉप्स है। इसके अंदर ये क्या था, इंक्लूसिविटी का क्या मतलब है? तो ये मतलब होता है कि यूथ की वॉइसेस नेगोशिएशंस के अंदर, इंडिजीनियस लीडरशिप्स जो कि हमारे पास अमेजोन कम्युनिटीज की तरफ से आए, क्लाइमेट प्लानिंग के अंदर जेंडर इक्विटी या जेंडर इक्वालिटी, वल्नरेबल नेशंस को कंसीडर करना कॉप्स के अंदर, सिविल सोसाइटीज की पार्टिसिपेशन या लोकल एक्टर्स की पार्टिसिपेशन। तो ये तमाम चीजें होती हैं इंक्लूसिविटी की तरफ लेके जाती हैं। जब ये हमारे पास चीज होगी तो तब जाकर हम लोग तमाम कम्युनिटीज के ख्यालात को अपने अंदर जम करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू मेक गुड चॉइसेस। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉप 30, तो इसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं गवर्नमेंट्स की, प्राइवेट सेक्टर की, ग्लोबल साउथ एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज की, यूथ एंड सिविल सोसाइटी की, एंड लास्ट एक तरीके से इन तमाम के ऊपर बात करने के बाद हम फार्मर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट्स के अंदर हम लोग बेसिकली बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक या डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसीज हों, हम लोग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को मजबूत बनाएं जो सपोर्ट करते हैं डीकार्बनाइजेशन को, हम लोग इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंदर उसको इंक्रीज करें, हम लोग ट्रांजिशन प्लानिंग की तरफ जाएं। ट्रांजिशन प्लानिंग कहाँ पे? एनर्जी सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, बिल्डिंग सेक्टर के अंदर, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कहा गया था कि आप क्लियर सिग्नल्स बनाओ कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लाना है आपने क्लीन टेक्नोलॉजीज के अंदर, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। आप ये बताओ कि आप किस तरीके से प्रेशर को रिड्यूस करोगे या प्रेशर को बढ़ाओ कि अगर आपका ये सेक्टर एमिशंस को रिड्यूस करना चाहता है सप्लाई चेन्स के अक्रॉस। और अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज के अंदर, तो इसके अंदर ये फोकस किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो, वो जाए अडेप्टेशन की फील्ड के अंदर, क्लाइमेट जस्टिस प्रिवेल करे, इक्विटेबल ट्रांजिशन हो और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक्सेस जो है वो तमाम कम्युनिटीज को मिले, पूरी ग्लोबल साउथ को मिले। अगर हम बात करें यूथ एंड सिविल सोसाइटी की, तो यूथ एंड सिविल सोसाइटी के अंदर कॉप 30 ने स्पेस क्रिएट की थी, किसके लिए? पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग के लिए, एडवोकेसी के लिए, कि आप अकाउंटेबिलिटी को प्रॉपरली आम करें पूरी कॉप के अंदर। आप लीडरशिप रोल्स के ऊपर बात करो, आप पार्टिसिपेशन के ऊपर बात करो कि हाउ यूथ कैन पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन प्रोसेस, एंड आप पूरी दुनिया को ये बताओ कि हाउ यूथ इज पार्टिसिपेटिंग इन द नेगोशिएटिंग प्रोसेस। एंड ऑल्सो फिर ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये लीड कर रही होती हैं आपकी ग्लोबल मार्केट एडेप्टेशन के अंदर, आपकी क्लाइमेट फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर, एंड आपकी नेशनल पॉलिसीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपके ये ग्लोबल साउथ एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज ही क्यों ना हो, एंड चाहे वो आपकी यूथ
लेड बॉडीज ही क्यों ना हो, या वुमेन बॉडीज हो, या वुमेन लेड बॉडीज हो, या फार्मर लेड बॉडीज हो, these all will follow up, and ये आपको तमाम जो है वो एक तरीके से लेके जाएंगी towards the success. अगर हम अब स्लाइड पर बात करें तो इसके अंदर हम लोग फोकस कर रहे थे कॉल टू एक्शन, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, कि हमारा कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, हाउ शुड वी बी फोकसिंग ऑन और कॉल टू एक्शन. तो इसके अंदर बेसिकली ये कहा जाता है कि एक तरीके से वी शुड फोकस ऑन कि जो क्लाइमेट चैलेंज है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये एक चैलेंज नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चैलेंज नहीं है, ये हो रहा है. ये किस तरीके से हो रहा है? स्टॉर्म्स के तरीके से हो रहा है, हीट वेव्स के तरीके से हो रहा है, राइजिंग सी लेवल की वजह से हो रहा है, इकोसिस्टम जो है हमारे वो कोलैप्स कर रहे हैं उस वजह से हो रहा है. और अब ये एक टर्निंग पॉइंट है. अब हमें चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो बोल्डली एक्ट करें, आपके जो बिजनेसेस हैं वो इनोवेशन की तरफ लेके जाएं, सिविल सोसाइटीज एडवोकेट करें, मॉनिटर करें, यूथ जो है वो कंटिन्यूसली पुश करे जस्टिस के लिए, एम्बिशन के लिए, एकेडमिया जो है वो आपको साइंस एंड सॉल्यूशंस के थ्रू प्रोवाइड करे बेस्ट सॉल्यूशंस, एंड कम्युनिटीज जो है वो ग्रास रूट एक्शन को लीड करें. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सब के लिए है. और ये जो COP30 थी, ये कहा गया था कि इसको हम एस ऐसे रिमेम्बर करें कि ये एक हमारे पास मोमेंट है जिसके अंदर पूरी दुनिया एक्सेलरेट करिए टुवर्ड्स क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको ऐसे जाना जाए एज कॉप ऑफ एम्बिशन, कॉप ऑफ जस्टिस एंड कॉप ऑफ यूनिटी. So this was all for today. You can have my email. The phone number is of the official number of Burak Association. आप official phone number के ऊपर भी contact कर सकते हैं Burak Association के. If you will be having any questions, अगर आप Burak का part होना चाहते हैं, अगर आप Burak से related कुछ भी करना चाहते हैं, so you have the number, phone number. You can have my email. अगर आप मेरे से personally contact करना चाहते हैं for any sort of question, assistance, project, guidance, you can have my email. And yes, you have the website of Burak Association as well. So if you will be having any questions, the floor is over to you. हम 1 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मीटिंग की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे COP30 की क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर. सर हमारे पास क्वेश्चन चैट बॉक्स में थे, तो पहले हम उनको आंसर कर लें. वालेकुम अस्सलाम. श्योर मौजमा, आप काइंडली मुझे क्वेश्चंस बता दीजिएगा, हम उसको आंसर कर लेंगे. यस सर. सर पहला क्वेश्चन हमारे पास मिस्टर आदिल रबी की तरफ से है. मिस्टर आदिल कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज इज गेटिंग वर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो वी नीड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स विद टाइम, बट वी मूव फ्रॉम हार्ड लॉ क्योटो प्रोटोकॉल टू सॉफ्ट लॉ पेरिस एग्रीमेंट. व्हाई? ओके, तो बेसिकली हार्ड लॉ के अंदर ये होता है कि कंट्रीज को प्रॉपरली कोई इजाजत नहीं होती कि उसके अंदर थोड़ी सी भी रद्द-बदल की जाए. एंड सॉफ्ट लॉ के अंदर उनको ये थोड़ा सा आप कह रहे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिसके अंदर वो थोड़ा आप कह रहे 19-20 करके वो अपने आप के बतौर उसको एडजस्ट कर लेते हैं अपनी, जिसके अंदर उनकी वो करंट प्रोग्रेस भी हिंटर नहीं हो रही होती, एंड उनकी करंट प्रोग्रेस के साथ वो अपने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस होते हैं, उनका रुझान इस तरीके से होता है कि हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट लॉ को कंट्रीब्यूट करें, सॉफ्ट लॉ की तरफ जाएं, जिसके अंदर हम लोग उसको एक तरीके से उस लॉ को पूरे के पूरे लॉ को अपने नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस एनडीसीज या एनएपीएस नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स का हिस्सा बना लेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी रद्द-बदल कर लेंगे, ताकि अगर हम लोग उसको नेशनल लेवल के ऊपर फॉलो अप करवाना चाहें तो वो हमारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ अलाइन करें. एंड अगर वो यूथ लेड बॉडीज हों या बेशक सिविल सोसाइटीज हों या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो उसके बतौर एक तरीके से काम करना चाहे तो वो प्रॉपर्ली काम करना चाहे, वो प्रॉपर्ली काम कर सके अच्छे तरीके से. अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर या एक तरीके से बीट एनी कंट्री, तो मोस्टली यही होता है कि सॉफ्ट लॉ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे लॉ को थोड़ा सा चेंज करके 19-20 करके अपने प्लान्स का हिस्सा बनाते हैं, ताकि आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी सही रहे, वो भी प्रोटेक्टेड रहे, एंड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की तरफ भी आप लेके जाओ. एंड अगर हम बात करें कि क्यों होता है ये, तो इसकी रीज़न ये होती है बेसिकली कि
नेशनल सॉवरेंटी सबको प्यारी होती है। नेशनल सॉवरेंटी के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनर एंड डिग्निटी नहीं आती, वो आपकी इकोनॉमिक रेस भी आती है, आपकी इकोनॉमिक पावर भी आती है, एंड इकोनॉमिक पावर के साथ साथ आपकी सोशल, क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी भी आती है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट आपकी इकोनॉमिक पावर भी और आपकी सोशल ऑथेंटिसिटी भी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट की तरफ फोकस करोगे तो आपकी इकोनॉमिक पावर जो है या आपकी जो सोशल ऑथेंटिसिटी है वो थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है। तो इसी वजह से सॉफ्ट लॉ की तरफ कंट्रीज आप ज़्यादा थोड़ा सा रुझान करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक पावर भी इतनी ज़्यादा डामाडोल ना हो, सोशली भी वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल हो, एंड वो थ्राइव करें, अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करें, एंड इन्वायरमेंट के अंदर भी वो अपने आप को नॉट सस्टेनेबल दैट मच बट उसको प्रोटेक्ट कर सके अपने इन्वायरमेंट को अपने टाइम, अपनी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर। तो ये चीज है। समझ में? Thank you, sir. We have two more questions. One from Ma'am Malaika. इनके क्वेश्चन के दो पार्ट है बेसिकली। मैम ने लिखा है कि कैन यू हाईलाइट और डिस्कस सम ऑफ द की promises and agreement that has been signed by Pakistan? Mean how mindfully will Pakistan work on their mitigation plan? Have they represented any project or plan? And second question है how Global North has had responded in fulfilling their promise of giving $300 billion to countries of South. Okay, so thank you so much for asking the question, Miss Malaika, and also thank you so much for conveying it to me, Mosba. So regarding the first part of your question, ma'am, अगर हम बात करें आपके की प्रोमिसेस और एग्रीमेंट की तरफ से जो कि पाकिस्तान ने प्रॉपर्ली मीनिंगफुली साइन किए हैं, तो एज सच हमारे पास कोई ग्रेटर एग्रीमेंट नहीं है राइट नाउ COP30 के अंदर। हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जो स्टांस था लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर G77 की तरफ से, वो पाकिस्तान ने बखूबी निभाया था। एंड पाकिस्तान का जो स्टांस एक तरीके से उन्होंने होस्ट किया था एज बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G77 प्लस चाइना, वो हम लोगों ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि हाउ द वल्नरेबल कंट्रीज आर यूजुअली सफरिंग, हाउ दे हैव यूजुअली सफर्ड। और अगर हम बात करें राइट नाउ COP30 के अंदर, तो COP30 के अंदर मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने इतना ज्यादा स्टांस प्रोवाइड नहीं किया था। दे आपकी जो CM पंजाब है मिस मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया था कि हाउ दे आर यूजुअली रिप्रेजेंटिंग एक तरीके से जो पंजाब के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिसके अंदर वो स्मोक से रिलेटेड हमारे पास लाहौर के अंदर हो रहा है। आप उसके अलावा आपका जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है यूथ के लिए जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर बात की गई थी। एंड इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा बात की थी कि हाउ पंजाब इज रियली फ्लरिशिंग इन टर्म्स ऑफ मिटिगेशन और एडेप्टेशन, ये चीज फोकस की गई थी। एंड मिस मरियम नवाज शरीफ ने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था कि हाउ पंजाब इज रियली प्रोग्रेसिंग एंड टेकिंग द कमांड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी फॉर पाकिस्तान। और अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन पार्ट 2 के ऊपर कि कैसे ग्लोबल नॉर्थ जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा या रिस्पॉन्ड करे फुलफिलिंग प्रॉमिस को $300 बिलियन पे देने को टू द कंट्रीज ऑफ साउथ, तो राइट नाउ ग्लोबल जो नॉर्थ है हमारे पास, उसने ऐसा कोई भी प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं किया। अगर हम बात करें किस तरीके से कर सकता है, तो इट इज या इट माइट बी पॉसिबल कि अगर हमारे पास कुछ ज्यादा आप कह रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएं जो कि स्ट्रांग हो और जो कि एक तरीके से न्यूट्रल हो, जिसके अंदर बेसिकली दे शेल बी पुशिंग द नेशंस, डेवलप्ड नेशंस के यू शुड गिव मोर, यू शुड एक तरीके से पे मोर। यहाँ एक तरीके से हम लोग उन इंस्टीट्यूशंस को बनाएं जो शेर के मुंह के अंदर हाथ डालकर वहां से एक तरीके से निवाला निकालें या हड्डी निकालें। एंड इसके अंदर भी वही बात है कि हाउ दोज इंस्टीट्यूशंस विल बी स्ट्रांग, विल बी रिस्पॉन्सिबल, विल बी पावरफुल, कि वो डेवलप्ड नेशंस को कहें कि यू आर रॉन्ग इन दिस थिंग एंड आपको पैसे देने चाहिए। अगर हम आपको अभी की मैम करंट सिनेरियो के बारे में बताऊं तो COP30 के अंदर भी यही कहा गया था कि हम लोग ये जो $300 बिलियन है इसको हम लोग बाय 2030 या बाय 2035 तक देंगे, हम एनुअली बिल्कुल भी नहीं देने वाले। एंड यही कहा गया था कि हम लोग $1.3 ट्रिलियन तक जाएंगे बाय 2035। हमारे जितने भी जो आप कहने दावे थे ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से, ये प्रोमिसेस शिफ्ट हो चुके हैं टिल 2035। एंड ये कहा गया था कि हम स्लोली देंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लेट मी जस्ट
गिव मी अ सेकंड मैम, आई रोट इट समवेयर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि बाय द एंड ऑफ COP30 तो हमारे पास प्लेजेस हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट सी। यस मैम, ये का एक डील हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस को ट्रिपल करेंगे डेवलपिंग नेशंस के लिए बाय 2035, एंड नेगोशिएटर्स ने ये कहा था कि इट इज नॉट डेट मच इजी, आपका जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा राइट नाउ अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना नहीं है, वो यही है कि आपका प्रॉमिस जो है वो डिले होता चला जाए। एंड एक चीज ये हुई थी। दूसरी बात मैम यही हुई थी कि फिर हमारे पास जो एनर्जी एंड डिफरेंट सेक्टर्स थे उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन के ऊपर फोकस किया गया था। अगर हम एडेप्टेशन एंड बाकी चीजों के अंदर भी बात करें तो उसके अंदर भी ऐसे ही हुआ था। और राइट नाउ मैम उनका यही बात थी कि हम लोग 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्केट को अचीव करेंगे, बट हम लोग इस तमाम चीजों को जो हमारे पास प्रोमिस थे इनको हम 2030 या 2035 तक फुलफिल करेंगे। जो चीज 2030 तक फुलफिल करने की बात की गई थी बाय द एंड ऑफ COP30 उसको 2035 तक लेके चले जा रहे हैं। तो ये चीज है मैम। ये सर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर समराना अफजाल की तरफ से। वो कह रही है इन व्हाट वेज डिड द पोस्ट COP30 कमिटमेंट्स ऑन फाइनेंस adaptation and loss and damage fall short of expectations, and what challenges does this create for future implementations? Thank you. थैंक यू सो मच मोजमाइन, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। मैम अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर के अंदर तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर सबसे पहले लॉस एंड डैमेज के अंदर जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने यही बात की थी कि लास्ट ईयर COP29 के अंदर डेवलप्ड नेशंस की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी डेवलपिंग नेशंस की तरफ या लीस्ट डेवलपिंग नेशंस की तरफ वो आएगी $400 मिलियन की। इनिशियली लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर जो हमारे पास फोकस किया गया था इन्वेस्टमेंट का वो किया गया था कि हम लोग $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देंगे COP29 के एंड के ऊपर। लेकिन फिर COP29 के एंड के ऊपर ये फोकस किया गया था कि वी विल नॉट बी गिविंग $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, हम लोग इसको फोकस करेंगे, हमारा जो फोकस होगा वो होगा $400 मिलियन की अमाउंट देने का। अब इन द वेरी फर्स्ट वीक ये डिसाइड कर दिया गया था बाय डिफरेंट हमारे पास डेवलप्ड नेशंस की बॉडीज की तरफ से कि हम लोग इसको जो अमाउंट देंगे वो अमाउंट जो हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर वो $400 मिलियन नहीं होगी, वो $250 मिलियन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी यूथ लेड बॉडीज आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड अपार्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूथ लेड बॉडीज आपकी जो मेजरली G77 की कंट्रीज की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी उन्होंने ये चीज को एक तरीके से स्टांस बना के रेस किया था कि व्हाई दे आर रियली गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड। एक तो बात ये हो चुकी थी मैम, और दूसरी अगर हम बात करें एडेप्टेशन सेक्टर के अंदर तो एडेप्टेशन सेक्टर के अंदर भी आई यूजली रोट इट समवेयर, लेट मी जस्ट सी एंड आई आल्सो कवर्ड इट इन माय वन ऑफ द लिंक्डइन पोस्ट। हमारे पास टोटल एडेप्टेशन सेक्टर के अंदर 4 चीजें हुई थी एंड मैं आपको प्रॉपर्ली उसके हिसाब से बता देता हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने फोकस किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें एडेप्टेशन सेक्टर के अंदर तो एडेप्टेशन सेक्टर के अंदर हमारे पास फोकस किया जा रहा था ये कहने के ऊपर कि हम लोग एडेप्टेशन फाइनेंस को ट्रिपल करेंगे। एंड मैम फर्स्टली लेट मी जस्ट टेल यू कि एक बाइंडिंग कमिटमेंट थी, एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइंडिंग कमिटमेंट है। बाइंडिंग कमिटमेंट से मुराद ये सिर्फ और सिर्फ उनके कह देने वाली बात है एंड इसके अंदर भी इसको लीगली बाइंड करवाना तब तक नहीं होगा पॉसिबल जब तक वो प्रॉपर्ली एक ड्राफ्ट टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं आ जाएगा। इन ड्राफ्ट टेक्स्ट से मुराद ये है कि UNFCCC ने उसको प्रॉपर्ली पब्लिश ना करवा दिया। तो ये उनकी अभी तक कह देने वाली बातें थी और ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल सिग्नल था कि हम लोग इसको आगे आने वाले सालों के अंदर हमारे एडेप्टेशन फाइनेंस को ट्रिपल कर लेंगे। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि मैम हमारे पास इसी एडेप्टेशन सेक्टर के अंदर 2 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे और जिनका जो मेजर फोकस था वो ये था कि कंट्रीज की जो एनडीसीज हैं हम उनको प्रॉपर्ली स्ट्रेंथन करें। जो आपके इनिशिएटिव्स थे वो थे बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा जो था वो था ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। आपका जो बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस था उसके अंदर कंट्रीज को ये एम किया गया था या ये एनकरेज किया गया था कि आप
हायर एम्बिशन की तरफ जाएं, जिसके अंदर आप नेशनल क्लाइमेट प्लान्स के अंदर उसको फोकस करें टुवर्ड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल, आप कह लें, इन्वेस्टमेंट की तरफ। और जो आपका ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर था, तो मैम ये एक वॉलंटरली एंड कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि हम लोग कंट्रीज को मदद देंगे इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम प्लानिंग फेज टू एक्शन फेज, एंड किसके अपार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शन फेज हम लोग उनको मदद प्रोवाइड करेंगे कि हाउ दे कैन रियली डिलीवर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। और फिर हमारे पास जो थर्ड हमारे पास प्रॉपरली एडेप्टेशन के अंदर फोकस किया गया था, वो ये था कि हम लोग UNFCCC के अंदर एक न्यू मैकेनिज्म आया था। उस न्यू मैकेनिज्म के अंदर ये कहा गया था कि हम लोग मूव करेंगे ये फ्रॉम लाइक द करंट फेज टू द जस्ट ट्रांजिशन फेज, एंड उस मैकेनिज्म को उन्होंने नाम दिया था एज न्यू बेलम एक्शन मैकेनिज्म। एंड ये मैम मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म था जिसके अंदर ये कहा गया था कि प्लेटफॉर्म हम लोग ऐसा क्रिएट करेंगे जो सर्व करेगा अपने पर्पस को, जो ये बताएगा कि कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हम लोग असिस्टेंस के लिए, जो प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करे, जो मोबिलाइज करे रिसोर्स शेयरिंग को, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे लेके चले, ताकि फेयरनेस पता चले कि हमारे पास फेयरनेस आ रही है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आ रही है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी आ रही है पूरी पूरी ग्लोबल शिफ्ट के अंदर, सस्टेनेबल इकोनॉमीज की रेलेवेंस के अंदर। और ये भी कहा गया था कि इससे हमारे पास जो कंट्रीज थे वो एग्री करेंगे इन तमाम चीज़ों के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैम, अगर हम बात करेंगे कहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन से हमारी रिलीज हुई थी या कम हुई थी, वो यही मैम एडेप्टेशन फंड के अंदर बात हुई थी। एडेप्टेशन फंड के अंदर भी उनको यही कहा गया था कि एडेप्टेशन फंड से फंड के अंदर we will not be giving you any amount right now, we will be giving you the amounts in the upcoming years। और अगर हम बात करें मैम किस तरीके से हम इन चैलेंजेस को आगे एक तरीके से कम कर सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो यही है कि जो हमारे पास GG है, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, तो COP30 के अंदर उसके कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर हमारे पास कंट्रीज आमादा हो गए हैं कि अगर हम लोगों ने एडेप्टेशन के अंदर अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है, तो हम लोग इन इंडिकेटर्स को देखकर अपनी एडेप्टेशन की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाली कॉप्स के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि एडेप्टेशन फाइनेंस के साथ हम इन इंडिकेटर्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, हम बाकी के इंडिकेटर्स को भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे सब्सिडरी बॉडी की मीटिंग के अंदर और ये कॉप के अंदर। और ये कहा गया था कि बाय 2030 या बाय 2035 हम लोग एडेप्टेशन फंड के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज my short contribution to your question, ma'am. Mosma, do we have any questions, or shall we move forward? No, sir. No, sir. We shall Okay. move forward. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, Mosma, for giving me and conveying me those questions. Okay, so we will be moving to another presentation. Just let me know कि अगर आपको मेरी presentation उस वक्त properly show हो रही हो। Okay, so is my presentation being clearly shown to all of you? Yes, sir. Okay, thank you so much. और today I would like to welcome you all to the second session of the day 1, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारे पास COP30 की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो उसके अंदर हुआ क्या था। बेसिकली हर कॉप के अंदर हमारे पास एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उस क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर ये हम लोग फोकस किया जा रहा होता है, यहाँ ये हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हम लोगों ने पिछले 10 दिनों के अंदर किया था, जो हम लोगों ने अपने गोल्स बनाए थे, अब हम उन गोल्स को पूरे के पूरे 197 कंट्रीज के सामने पेश करेंगे, हम उनको प्रॉपर्ली बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उन कंट्रीज के सामने भी आते हैं, एंड वो कंट्रीज के सामने उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, एनेक्सिस को, एंड ये कह रहे होते हैं कि अगर किसी कंट्री को इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी गोल से आप कह लें इख्तलाफ है, तो दे कैन रिप्रेजेंट देयर स्टांस एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। एंड जब तक तमाम कंट्रीज जो है वो हर थीमेटिक एरिया, हर एरिया के अंडर
अपने एम्स एंड गोल्स से प्रॉपरली इख्तिलाफ को खत्म नहीं करते, तब तक आपकी जो COP30 की क्लोजिंग सेरेमनी है, किसी भी COP की क्लोजिंग सेरेमनी है, वो खत्म नहीं होती। लास्ट ईयर जो हमारे पास COP29 की अजरबैजान की हमारे पास क्लोजिंग सेरेमनी थी, वो पाकिस्तानी टाइम अराउंड 4 या 5 बजे सुबह खत्म हुई थी। अगर हम बात करें ब्राजील के हिसाब से, तो ब्राजील की जो COP30 की सेरेमनी थी वो अगले दिन दोपहर को जाकर खत्म हुई थी। फ्राइडे को, टेक्निकली फ्राइडे शाम को COP30 की सेरेमनी खत्म हो जानी थी ब्राजील के अंदर, लेकिन ब्राजील की जो सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी, वो खत्म हुई थी अगले दिन सैटरडे आफ्टरनून के अंदर जाकर। एंड अगर हम बात करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अराउंड रात के 9 बजे जाके खत्म हुई थी। एंड ये इस तरीके से बताता है हमें कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लोजिंग सेरेमनीज, कितना ज्यादा आपस में नेगोशिएटर्स लड़ सकते हैं अगर वो चीज उनके हक में नहीं आ रही, उनके कंट्री के हक में नहीं आ रही, कि बाकी कंट्रीज को वो लेवरेज मिल रहा है लेकिन उस कंट्री को वो लेवरेज नहीं मिल रहा। एंड अगर एक कंट्री को भी लेवरेज नहीं मिल रहा होता इन टर्म्स ऑफ लाइक डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं वो आपस में अपने स्टांसेस को प्रोवाइड करते हैं। एंड वो एक तरीके से कॉप जो क्लोजिंग सेरेमनीज होती हैं, उन क्लोजिंग सेरेमनीज के अंदर अपने स्टांसेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो उस करंट कॉप की प्रेसिडेंसी होती है उसको कुछ ना कुछ जो आप कह लें सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करना ही होता है। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो एक तरीके से वो हमारे पास उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता उस कॉप का। एंड अगर हम इस ईयर की कॉप के बारे में बात करें, तो इस ईयर की कॉप के अंदर हमारे पास कुछ शॉकिंग चीजें हुई थी, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द एंड ऑफ द होल पीपीटी। तो अगर हम वैसे स्टार्ट करें और वेरी फर्स्ट स्लाइड, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड UNFCCC एंड कॉप के ऊपर। हम लोगों ने भी देख लिया था कि UNFCCC एंड कॉप होती है, बट लेट मी जस्ट अगेन लाइक थोड़ा सा रिकैप आपको मैं दे देता हूँ कि हमें पता है कि हिस्टोरिकली COP30 हो चुकी है ब्राजील के अंदर, और एक तरीके से जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो फॉर्मल कंक्लूजन नहीं था हमारे पास COP30 का। ये हमारे पास एक ऐसा मोमेंट था जिसके अंदर ये कहा गया था कि हम लोग ग्लोबल यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड इस COP30 को ये कहा गया था कि ये COP30 हमारे पास ग्लोबल म्यूटिराओ है, जिसके अंदर हम लोग, पूरी दुनिया जो है वो यूनिटी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया जो है वो यूनाइटेड है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दे विल बी फाइटिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन। और ये कहा गया था कि how this COP30 that this COP30 will change the whole future of the upcoming COPs and will provide the stronger stance in terms of fighting against climate change। और इस COP के अंदर अभी जो हम लोग बात करेंगे इस आगे आने वाले 30 और 45 मिनट के सेशन के अंदर, तो हम लोग बात करेंगे की आउटकम्स और एग्रीमेंट्स जो कि हम लोगों ने अचीव किए थे COP30 के अंदर, फाइनेंशियल प्लेजेस के ऊपर और अपकमिंग क्लाइमेट इवेंट्स के ऊपर, और किस तरीके से हम लोग एम्पावर कर सकते हैं आपकी कम्युनिटी एक्शन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे UNFCCC एंड हमारे आप कह रहे हैं कॉप के ऊपर, तो UNFCCC एंड कॉप, हमें पता है कि UNFCCC हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट चेंज को डील कर रही होती है। एंड उसका जो एक तरीके से सेक्रेटेरिएट के बाद हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे कंट्रीज जो है वो आपस में आकर अपने आपस में नेगोशिएशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसे हम लोग नाम देते हैं कॉप का। तो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो सॉरी, आई गेस यहाँ पर शायद थोड़ा सा इस चीज का प्रॉब्लम आ गया, हालांकि मैंने जब स्लाइड्स बनाई थी तो इस वक्त ऐसा प्रॉब्लम नहीं था अलाइनमेंट का। तो अगर हम बात करें सेटिंग द स्टेज की, सॉरी विद द अलाइनमेंट, आई विल बी मेकिंग इट करेक्ट द अलाइनमेंट। तो पहले बात आती है सेटिंग द स्टेज की। अगर हम बात करें तो इस साल की COP30 को ये कहा गया था कि ये हमारे पास एक वो इम्पॉर्टेंट गैदरिंग होने वाली है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आएंगे, बहुत सारी कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, इंडिजीनियस लीडर्स आएंगे, आपके स्टेक होल्डर्स आएंगे, जो कि क्लाइमेट चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, जो कि कहेंगे कि हमें एक तरीके से एक होना पड़ेगा अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, एंड वी हैव टू फोकस। और मेजरली हमारे पास जो लोग आए थे वो आए थे फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। हमारे पास ग्लोबल साउथ से आए थे, ग्लोबल नॉर्थ से भी आए थे, बट इतने ज्यादा नहीं आए थे। यूएस ने, और मैं आपको बता दूं कि यूएस के हमारे पास एक भी डेलीगेट नहीं आए थे, यूएस के हमारे पास एक भी मिनिस्टोरियल बॉडी नहीं आई थी। यूएस ने कंप्लीटली इससे पीछे हटे हुए थे। यूएस की जो हमारे पास
बॉडी है। एंड एज जो कि हमारे पास करंट हमारे पास जो यूएस की प्रेसिडेंसी है वो है मिस्टर डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प की। तो डोनाल्ड जे ट्रम्प की वजह से उन्होंने अपने जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज है उनसे वो खत्म हुए हुए हैं इन्वायरमेंटल लॉस को। एंड उनका जो फोकस है वो यही है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरल चीज है। क्लाइमेट चेंज बल्कि एक तरीके से वो क्लाइमेट डिनायर है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, वो नेचुरल चीज है, वो बहुत ही स्लो पेस के ऊपर हो रही है। एंड वी विल बी प्रोग्रेसिंग इट फॉरवर्ड। हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे। तो अगर हम बात करें सेटिंग द स्टेज की, तो अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे पास बाकी कंट्रीज से लोग आए थे। एंड उन सबका फोकस यही था कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कुछ ना कुछ कर लें ताकि वी कैन मेक अ प्रोग्रेस। लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो इफ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी कि हमारे पास कौन कौन से की आउटकम्स अचीव हुए थे, हम लोगों ने किस तरीके से इसके ऊपर काम किया था एंड इसका मकसद क्या था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लिए की आउटकम्स और एग्रीमेंट्स के ऊपर, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर वन चीज थी वो थी आपके की डिसीजंस को समराइजेशन। तो लेट मी जस्ट टेल यू, हमारे पास बहुत सारे की डिसीजंस आए थे, हमारे पास कुछ डिक्लेरेशंस बने थे, कुछ की डिसीजंस आए थे एंड वो क्लोजिंग सेरेमनी ने हाईलाइट किया था। अब अगर मैं आपको थोड़े से आपको बता दूं तो ये कहा गया था कि हम लोग एनर्जी सेक्टर के अंदर स्मार्ट एनर्जी ग्रिड सिस्टम्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे $1 ट्रिलियन की बाय द एंड ऑफ 2028। ये एक की डिसीजन था। एंड इसी जैसे की डिसीजंस के ऊपर लोगों ने बात की थी। एंड COP30 की जो हमारे पास प्रेसिडेंसी थी उन्होंने इन तमाम की डिसीजंस को समराइज किया था पूरी पूरी आपके जो डेलीगेट्स थे, नेगोशिएटर्स थे उनके सामने। एंड ये कहा गया था कि अगर तो किसी ना किसी नेगोशिएटर को, किसी ना किसी स्टेट को कोई प्रॉब्लम है तो दे ही और शी और दैट स्टेट कैन टेल। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि कैसे हम लोगों ने प्रॉपरली इनकी आउटकम्स और एग्रीमेंट्स के अंदर स्ट्रेंथन किया था अपने आप को। तो सबसे पहले आता है कि हम लोगों ने नेशनल कमिटमेंट्स को अपनी स्ट्रेंथन किया था। ये वाली जो कॉप थी ये एक तरीके से हमारे पास एक ऐसा पहला सबमिशन साइकिल था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस का, जिसके अंदर कंट्रीज को ना सिर्फ आपके लिए एनकरेज किया गया था बल्कि ये भी कहा गया था कि आप अपने प्लान्स को अलाइन करें 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे के साथ। जब आप अपने 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे के साथ अलाइन कर लोगे तो तब जाकर आप प्रॉपरली एक क्लियर रोड मैप बना सकते हैं 2030 के लिए, 2035 के लिए, वो रोड मैप्स जो कि आपको लेके जाएंगे टुवर्ड्स एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटेजीज के लिए। फिर ये भी कहा गया था कि आप अपने एनहांस ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स को इंश्योर करें कि वो नेशनल कमिटमेंट्स को मैयत कर सकते हैं, वो कंपेयर कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके अलावा कि किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था, तो सबसे पहले आया था कि कंटेक्चुअलाइजिंग क्लाइमेट नेगोशिएशन। ये कहा गया था कि जो क्लाइमेट नेगोशिएशन हो रही हैं COP30 के अंदर, वो आपकी करंट टाइमलाइन को प्रॉपरली देख रही है। उसके अंदर आपके पास सारी की सारी चीजें आ रही हैं, उसके अंदर आपके पास की एग्रीमेंट्स भी आ रहे हैं जिसके ऊपर आप फोकस करें, आपके रीसेंट एग्रीमेंट्स भी आ रहे हैं और आप थोड़ा सा आपको रोड मैप भी मिल जाए जो आप आगे आने वाली COP31, आगे आने वाली COP32 के ऊपर डिस्कस करोगे। एंड फिर आप बात की गई थी कि एम्फसाइजिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ये कहा गया था बाय द COP30 प्रेसिडेंट। उन्होंने ये कहा था कि COP30 is a COP of implementation and COP of transparency and it is that COP जो कि विदाउट ग्लोबल कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। एंड हम लोगों को अगर क्लाइमेट एक्शन की तरफ जाना है तो हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे के साथ। एंड हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये कहा गया था कि इंस्पायरिंग द फ्यूचर एक्शन, कि ये वाला जो इवेंट है ये हमारी आगे की कमिटमेंट्स को पूरा करेगा, आगे की कमिटमेंट्स को फुलफिल करेगा। लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। की आउटकम्स एंड एग्रीमेंट्स, तो हमारे पास की आउटकम्स एंड एग्रीमेंट्स जो थे वो हमारे पास टोटल आपके 3 एरियाज के अंदर थे। सबसे पहले आया आपका एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, उसके बाद था आपका लैंडमार्क एग्रीमेंट्स और तीसरा था आपका ये प्रोग्रेस ऑन
तो सबसे पहले आपका जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स था, कंट्रीज को ये कहा गया था कि आप अपने एनडीसीज प्लान को स्ट्रॉन्ग कर लें। आप अपने एनडीसीज प्लान को जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो तब जाकर आपकी जो एनडीसीज प्लान है वो स्ट्रेंथन आउट होंगे, एंड देन स्ट्रेंथनिंग की वजह से आपके एनडीसीज प्लान के अंदर हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे को क्लियरली देख सकते हैं। लैंडमार्क एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इस कॉप के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। अगर मैं आपको बताऊं तो एक डिक्लेरेशन को स्टेब्लिश किया गया था जो कि इन्वायरमेंटल रेसिज्म के खिलाफ है। एक डिक्लेरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि आप इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी का ध्यान रखेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आप मिस इंफॉर्मेशन को या मिस मैनेजमेंट को नहीं आर्म करेंगे जो कि क्लाइमेट डिनाइलिज्म की तरफ लेके जाती है। फिर एक डिक्लेरेशन को फोकस किया गया था कि जो ग्लोबल ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे इस COP30 के अंदर डिक्लेरेशन आए थे, हमारे पास न्यू से न्यू डिक्लेरेशन आए थे, हमारे पास कुछ पुराने डिक्लेरेशंस के ऊपर बात की गई थी। एंड इस COP30 की जो हमारे पास डिक्लेरेशंस थे और जो इस पूरे समिट बैलेंस समिट के अंदर डॉक्यूमेंट्स बने थे, इन तमाम डिक्लेरेशंस के अंदर, इन तमाम समिट्स के अंदर ये फोकस किया गया था कि वाइल्ड फायर का जो एरिया हमारे पास है, हमारे पास जो ये इन्वायरमेंटल रेसिज्म का एरिया है, ग्लोबल ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरिया है या इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी का एरिया है, ये एरियाज हमारे पास न्यू है। वी हैव टू मेक न्यू प्रोग्रेस इन ऑल दीज एरियाज। एंड हम लोग इन डिक्लेरेशंस को inshallah, if not tomorrow, then on Sunday we will be discussing these declarations. अब अगर हम बात करें प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर कि हमारे पास एक कॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट उस प्लेनिनरी सेशन वो COP30 का ही नहीं चल रहा होता या COP29 का नहीं चल रहा होता। वो एक साइड पे हमारे पास प्लेनिनरी सेशन चल रहा होता है पेरिस एग्रीमेंट का, एक साइड पे हमारे पास प्लेनिनरी सेशन चल रहा होता है क्योटो प्रोटोकॉल का, और एक साइड पे हमारे पास प्लेनिनरी सेशन चल रहा होता है करंट मौजूदा कॉप का। तो इस साल भी हमारे पास प्लेनरी सेशन चल रहा था पेरिस एग्रीमेंट का, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था CMA6 का। एंड एडवांसमेंट्स मेड की जा रही थी पेरिस एग्रीमेंट की आर्टिकल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था कि इन आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करके हम लोग आगे से आगे बढ़ सकते हैं। आर्टिकल 6.4 जो कि कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर था, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा था। आर्टिकल 6.4 के अलावा आर्टिकल 2 जो कि मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन को देखने के ऊपर फोकस किया जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा था इन की आउटकम्स एंड एग्रीमेंट्स के अंदर। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल जो 6.4 कार्बन क्रेडिट्स था, वो एक थीमेटिक प्रॉपर्ली एरिया भी रिकॉग्नाइज किया गया था, एक थीमेटिक एजेंडा भी रिकॉग्नाइज किया गया था COP30 की प्रेसिडेंसी की तरफ से। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लेजेस फॉर क्लाइमेट सपोर्ट, तो दो तरीके से फोकस किया गया था। एक फोकस किया गया था कि हम लोग MDBs मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की तरफ से फोकस करेंगे, दूसरा फोकस किया गया था कि हम लोग फंडिंग कमिटमेंट्स को इंक्रीज करेंगे। अभी जो फंडिंग कमिटमेंट्स थी वो कहाँ से आ रही थी? वो आ रही थी फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, फ्रॉम द IGOs, फ्रॉम डिफरेंट आप कह लें एक तरीके से आपस में नेगोशिएशंस के थ्रू भी आ रही थी। अब ये देखने को मिल रहा था हमें कि इन तमाम कंट्रीज के दरमियान में जो फंडिंग हमारे पास कमिटमेंट्स बन रही हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू आ रही हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग नेशंस को। एंड इस साल भी हमारे पास एक नंबर आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल बी लेटिंग यू नो द नंबर बाय टुमारो, डायरेक्ट नंबर के कितना ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने प्रॉपर्ली प्लेज किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एडेप्टेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिटिगेशन जनरली। तो फिर दूसरी अगर हम बात करें सपोर्ट मैकेनिज्म्स एस्टेब्लिश, तो न्यू जो हमारे पास ये सपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं ये फोकस किए जा रहे होते हैं बाय द बैंक्स। अब इसके अंदर बैंक्स कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर आपका वर्ल्ड बैंक आ सकता है, इसके अंदर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक आ सकता है, इसके अंदर आपके MDBs आ सकते हैं। MDBs के ऊपर फोकस किया गया था कि आप लोग अपने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फंड्स को भी फोकस करें, जिसके अंदर आपकी जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं वहां पर भी ये फंड्स जाएं, एंड वहाँ की जो हमारे पास एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस है, इनोवेटिव माइंडेड पीपल हैं, उनको ये फंड्स देकर उनकी आप कह रहे हैं कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये उनका एक मेजरली एक फोकस था बाय सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स। अब अगर हम बात करें हाइलाइट्स फ्रॉम COP30, तो हमारे पास तीन चीजें हुई थी। एक हुई थी हमारे पास की स्पीचेस आई थी, बहुत सारे लीडर्स ने स्पीचेस दी थी। हमारे पास UN क्लाइमेट चेंज के जो हमारे पास थे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मिस्टर साइमन स्टीन, उन्होंने की स्पीच दी थी। COP30 के प्रेसिडेंट ने इसकी स्पीच दी थी, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने की स्पीच दी थी, बहुत सारी की स्पीचेस मिली थी। तमाम उनकी स्पीचेस से यही फोकस किया जा रहा था कि हम लोग क्लाइमेट एक्शन को फोकस करें, क्लाइमेट कॉपरेशन की तरफ जाएं, कलेक्टिवली
एफर्ट दें इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड दूसरा, इंस्पिरेशनल मैसेजेस। बहुत सारे डेलीगेट्स ने मोटिवेशनल मैसेजेस को शेयर किया था, उन्होंने अपनी मोटिवेशन स्टोरी बताई थी कि इस कॉप के अंदर आने का मकसद उनका क्या था, कि ये कॉप जो है वो बहुत ही दूर हुई है, लेकिन इस कॉप के अंदर उन्हें आने से क्या मुराद थी ये उन्होंने बताया था अपने इंस्पिरेशनल मैसेजेस के अंदर। और तीसरा, सिंबॉलिक एक्ट्स। एक तरीके से ये कॉप वाहिद कॉप थी जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर आया था इंडिजीनियस पीपल का, 900 इंडिजीनियस डेलीगेट्स आए थे। तो ये एक सिंबॉलिक एक्ट बना था, वो वाहिद कॉप है जिसके अंदर इंडिजीनियस लोगों की बहुत ज्यादा तादाद आई थी। एंड इसके अंदर बहुत सारी कमिटमेंट्स हुई थी, चाहे वो फार्मर्स हो, वुमेन बॉडीज हो, चिल्ड्रन एंड यूथ का पेविलियन हो, कोई भी पेविलियन हो, उन तमाम के अंदर इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुई थी, इतने ज्यादा नेगोशिएशन हुए थे, इतने ज्यादा पैक्ट्स बने थे कि आगे आने वाले कॉप के अंदर जो हमारे पास फ्यूचर होगा कॉप का, वो एक सक्सेसफुली तौर तरीके से नजर आने लग गया था। अब अगर हम बात करें ग्लोबल कॉपरेशन के अंदर, तो ग्लोबल कॉपरेशन के अंदर हमारे पास फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया। लाइक इफ आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं अगर आपको बात करना चाहूँ तो ग्लोबल कॉपरेशन के अंदर वी हैव टू फोकस, हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीलेटरल बैंक मोबिलाइजेशन। हमें लॉस एंड डैमेज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ग्लोबल कॉपरेशन के अंदर। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी कंट्रीब्यूशंस को इंक्रीज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग फाइनेंसिंग की तरफ जा सकते हैं फॉरेस्ट की और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की। इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करके हम लोग इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं, काबिल कबूल बना सकते हैं कि हम लोग एक हेल्दी प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। एंड ग्लोबल कोऑपरेशन इज नॉट जस्ट कि आप कोऑपरेट करो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ या दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नहीं। अगर आपके पास मौका मिल रहा है तो यू मे कंट्रीब्यूट विद, यू मे कोऑपरेट विद 20+ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनली आपस में एक दूसरे के साथ लिंकअप है, चाहे एक चीज हो चाहे दो चीज हो। आपका एक एम होगा, वो एम है कि आपने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ टैकल करना है उसको। अगर हम बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट के ऊपर, तो ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा था इस क्लाइमेट COP30 का, कि मेजॉरिटी लोगों की नज़र जो थी वो COP30 के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। पहले जो आपकी जो पुरानी कॉप्स थी उसके, उन पुरानी कॉप्स का लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी दुनिया फोकस करी थी इन कॉप्स के ऊपर, तो ग्लोबल इम्पैक्ट इस कॉप का बहुत ज़्यादा था कि सुनने वाले बहुत थे, बात करने वाले इसके ऊपर बहुत थे, एंड कंट्रीज का फोकस भी इस कॉप के ऊपर बहुत था। एंड ये कहा गया था कि अब जो आगे आने वाली कॉप है, COP31, वो हमारे पास होगी तुर्की के अंदर। एंड मैं आपको बता दूं तो वो अब किस तरीके से होगी, COP31 जो है वो हमारे पास तुर्की के अंदर होगी। एंड बेसिकली उनका जो शहर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अंतालिया। अंतालिया क्या अंतालिया, आई एम सो सॉरी विद द प्रोनाउंसिएशन, बट इट्स द सिटी अंटालिया। अंतालिया तुर्की के अंदर होगी। जो COP31 की प्रेसिडेंसी होगी वो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होंगे वो लुक आउट करेंगे तमाम नेगोशिएशंस को, लेकिन जो COP31 के ओवरऑल प्रेसिडेंट होंगे वो तुर्की ये के ही आप कह लें तुर्की की गवर्नमेंट से ही हमारे पास एक प्रेसिडेंट आएंगे। अब जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट होंगे, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होंगे, वो लुक आउट करेंगे तमाम नेगोशिएशंस को जो कि हमारे पास CMA सेशन के अंदर हो रही है, पहले सेगमेंट के क्योटो प्रोटोकॉल के और COP31 के ओवरऑल प्लेनरी सेशन के अंदर। जो COP31 के ओवरऑल प्रेसिडेंट होंगे, जो तुर्की की तरफ से हमारे पास आएंगे रिप्रेजेंटेटिव, वो बाकी चीजों को लुक आउट कर रहे होंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, ये एक वो कॉप होने वाली है जिसके अंदर हमारे पास कॉपरेशन देखने को मिलेगी बिटवीन तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड हर कॉप से पहले एक प्री कॉप होती है 3-4 दिन की। वो प्री कॉप ये फोकस में आया हुआ है, ये सुनने को आया था कि ये वाली जो प्री कॉप होगी, ये प्री कॉप होगी पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर। जो पैसिफिक आइलैंड्स में से वोटिंग होगी, एंड जो जिसको वो वोटिंग मिलेगी तो वो प्री कॉप वहां पे होगी। सवाल पैदा होता है कि बाय द स्टार्ट ऑफ 2026 विल देयर बी ओनली वन कॉप। तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे पास टोटल हर 2 साल के अंदर 3 कॉप्स आती हैं। लाइक आफ्टर एवरी 1 ईयर, सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास 3 कॉप्स आती हैं। और वो जो 3 कॉप्स होती हैं वो 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की कॉप्स होती हैं। एक जो कॉप होती है वो हमारे पास होती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके अंदर UNCBD की कॉप होती है, जिसके अंदर बेसिकली फोकस किया जा रहा होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर।
उसकी जो कॉप होगी वो कॉप 17 होगी, वो कॉप 17 होगी अर्मेनिया के अंदर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसकी जो डेट है वो डेट भी आ चुकी है। इट्स गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 19 अक्टूबर टिल 30th अक्टूबर 2026 अर्मेनिया के अंदर। जो UNFCCC होगी वो तुर्की के अंदर होगी, एंड आई एम नॉट श्योर विद द डेट, बट वो हमारे पास ये मिड ऑफ नवंबर के अंदर होगी। एंड जो हमारे पास थर्ड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसके अंदर हमारा मेजर फोकस हो रहा होता है लैंड रिस्टोरेशन के ऊपर। लैंड जो हमारे पास डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा होता है, हमने उससे लड़ना होता है, एंड हम लोग फोकस कर रही होती हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ऊपर। तो इसके अंदर इसकी जो कॉप होगी वो होगी इन मंगोलिया, कॉप 17, एंड इट विल टेक प्लेस अराउंड अगस्त 11। तो ये चीज है। एंड अभी जो क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, अगर आप लोगों ने उनमें से फोकस करना है तो डू फोकस ऑन द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली 7, UNEA 7। राइट नाउ इट्स टेकिंग प्लेस, एंड मेरे ख्याल से अब वो खत्म भी हो चुकी होगी। यस, खत्म हो चुकी होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन आप उसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो भी रिसेंटली खत्म हुई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली 7। उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर कॉप से पहले जो UNFCCC की होती है, उससे पहले मिड ऑफ जून या जुलाई हमारे पास एक सब्सिडरी बॉडी की मीटिंग होती है, SB मीटिंग। वो SB मीटिंग हमारे पास जर्मनी बॉन के अंदर होती है, जिसके अंदर डिफरेंट नेशंस की नेगोशिएटर्स आते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अपनी SBSTA एंड SBI की मीटिंग के अंदर, जो सब्सिडरी बॉडीज होती है उनकी मीटिंग्स के अंदर, एंड तब जाकर उनसे जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट एक तरीके से कॉप के फ्यूचर को देख रहा होता है, कॉप के करंट फ्यूचर को देख रहा होता है। अगर मैं बात करूं किस तरीके से आप एम्पावर कर सकते कम्युनिटी एक्शन को, तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। आई एम रियली श्योर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट यू लाइक, जो कि आपको इंटरेस्ट देती हो। स्टार्ट विद ग्रास रूट लेवल्स, प्लांटेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस, प्रोजेक्ट कोई कर लिया। स्टार्ट विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही है इसके ऊपर, जो इंटरनेशनली काम कर रही है। तो यू कैन स्टार्ट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। एंड अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहकर आप बाकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इफ यू वांट टू हैव एन लाइक इंटरनेशनल एक्सपोजर, आई वुड हाईली सजेस्ट यू not just to stick with one national organization. Do look out with the international organizations as well, and always be a learner, always be a student. I am also a student just like you. I'm not gonna stop here. जो लड़ने क्या कहते हैं उसको, सीखने की जुस्तजू जो है, जो सीखने की लगन है, उसको कम ना कीजिएगा। हमारे पास अभी बहुत सारा नॉलेज है जो कि हम लोगों ने भी सीखना है। एंड एक मेरा एडवाइस होगी आप सभी को कि डू मेक अ लिस्ट या डू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट या प्रायोरिटी एरिया कि आपके टॉप 3 प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं इन्वायरमेंट के अंदर काम करने के लिए। इन्वायरमेंट की जो डोमेन है वो हमारे पास बहुत ही वास्ट है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही होती है पूरी इन्वायरमेंट की डोमेन के अंदर। तो इस पूरी इन्वायरमेंट की डोमेन के अंदर डू मेक अ लिस्ट। फर्स्टली पहले आप ये देखें कि आपकी नॉलेज के अंदर कौन कौन सी इन्वायरमेंटल डोमेन्स आती हैं, एंड उन इन्वायरमेंटल डोमेन्स में से अपनी टॉप 3 की प्रायोरिटी डोमेन्स देख लें, एंड उन टॉप 3 की प्रायोरिटी डोमेन्स के अंदर अपने आप को मास्टर कर लें। जब मास्टर कर लेंगे अपने आप को उसके अंदर के, आपको उसकी A to Z आती हो उन डोमेन्स की, देन यू विल बी एबल टू कैरी आउट लार्ज, क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, एंड आप फोकस कर सकते हैं, एंड इट विल बी रियली गुड फॉर यू. So once again, thank you so much for joining today's session. You can have my LinkedIn as well. You will be having my email as well. So if you will be having any questions regarding today's session, I look forward to answering all your questions. And now team, over to you. And अगर आपको कोई सवाल होगा तो just feel free to even raise your hand and then ask your question. सर हमारा क्वेश्चन नहीं है, पर यहाँ पर हमारे पास 2 कमेंट्स हैं। दोनों ही डॉक्टर समराना अफजाल की तरफ से हैं। एक तो वो आपसे स्लाइड के बारे में पूछ रही थी कि कैन यू प्लीज शेयर दी स्लाइड्स इन द ग्रुप,
और सेकेंडली वो पूछ रही थी कैन यू प्लीज शेयर द होल प्रोग्राम ऑफ द वर्कशॉप एज वेल। श्योर मैम, आई विल बी शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा पहले स्लाइड्स की अलाइनमेंट को ठीक कर लूँ एंड देन आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। अगर आपको मैं वैसे बताऊं होल प्रोग्राम ऑफ द वर्कशॉप, तो मैं आपको वैसे अभी बता देता हूँ। COP30 को डीब्रीफ करने का जो मेरे जहन में ख्याल आया था वो ये था कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अब जाकर कॉप के ऊपर बात होना स्टार्ट हुई है। एंड पिछले 3 सालों में कॉप के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। लाइक बहुत ही कम आवाम को पता था कि कॉप्स हमारे पास बेसिकली होती क्या है। अब जाकर जब हमारे पास कॉप्स का प्रॉपर्ली पता चल रहा है आवाम को, तो तब नाउ आई वांट दीज यूथ दीज यंग पार्टिसिपेंट्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। एक तरीके से मेरा मकसद यही था कि एक तरीके से हम लोग एक डीब्रीफिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करवाएं जिसके अंदर हम लोग ये फोकस करें कि COP30 के अंदर हुआ क्या है। जिसके अंदर हम लोग जब इनको ये बताएंगे कि COP30 के अंदर ये डिक्लेरेशंस आए हैं, ये उनका नेम ये डिक्लेरेशंस आए हैं COP30 के अंदर, ये डिक्लेरेशंस इस मोटिव के ऊपर बेस हुए हैं। एंड इस डिक्लेरेशन के अंदर इतनी ज्यादा फंडिंग है, इतनी ज्यादा इस फुल डिक्लेरेशन को इतने कंट्रीज की तरफ से बैकअप है। by letting these people know about these declarations, by letting them these people know about the global climate agenda जो कि अभी COP30 के अंदर हाल ही में पब्लिश हुआ है, and by letting these people know about the Pakistan's stance along with the other stances as well, I'm pretty sure that inshallah in the upcoming 2 to 3 years we will be having the youth participant and youth delegates from these people as well. And if I have to tell you, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं मैम जो प्रॉपर्ली एजुकेट करे होते हैं लोगों को कि अगर आप कॉप के अंदर जा रहे हैं तो आपने किस तरीके से इसको प्रॉपर्ली देखना है। आई वाज अ डेलीगेट एज वेल। आई अटेंडेड द UNCCD COP16 इन रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, लास्ट ईयर इन दिसंबर। तो फॉर मी इट वाज माय वेरी फर्स्ट कॉप। एंड उसके अंदर जाकर प्रॉपर्ली इंसान खो से जाता है, उसको प्रॉपर्ली पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है, उसको क्या क्या चीजें देखनी है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वास्ट हमारे पास एक ही टाइम के ऊपर हमारे पास 5 to 6 प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। वो 5 to 6 प्रोग्राम में से आपको ऐसा लगता है कि 3 to 4 प्रोग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट है लेने वाले। सो यू हैव टू डिसाइड एज वेल। एंड अगर आपके पास ये पहले नॉलेज आ जाएगा कि आपकी टॉप 3 इन्वायरमेंटल डोमेन्स कौन से हैं इंटरेस्ट के, तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक अ होल प्लान फॉर योरसेल्फ एंड यू विल बी अटेंडिंग अ कॉप। एंड जब आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो इंशाल्लाह आई एम रियली हैविंग अ फुल फोकस कि बाय हैविंग अ top 3 environmental pillars in this areas as well, तो तब जाकर हम लोग एक चीज़ को फोकस कर सकते हैं। हम एक चीज़ को ये बता सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इन 3 to 4 environmental pillars के अंदर international organizations, how they can how you can pitch to international organizations in terms of getting a badge। जब आपको वो बैच मिल जाता है तो then you can represent your country and that organization as well in COP30 in the upcoming COPs। तो ये चीज़ें मैं मेरा मकसद ऐसे यही था कि इनको क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बताएं, इनको डिक्लेरेशंस के बारे में बताएं, इनको ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा के बारे में बताएं इन वेरी आसान अल्फाज में। तो ये इन वेरी इजी वर्ड्स। अगर मैं आपको वैसे बताऊं, सॉरी फेलोज, अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि COP30 की क्लोजिंग सेरेमनी क्या थी, तो COP30 के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा था कि मैं 2 रोड मैप्स को क्रिएट करूंगा। और ये उन्होंने कहा था, जस्ट उन्होंने अपना जुबानी कलाम दिया था इन द क्लोजिंग सेरेमनी, जब उनको बहुत ज्यादा आप कह लें स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था बाय द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जिसमें कोलंबिया आता था कंट्री, हमारे पास यूरुग्वे आता था, पनामा आता था। तो इन कंट्रीज ने ये कहा था कि एक तरीके से व्हाई द COP30 प्रेसिडेंसी इज नॉट इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल इनटू द एक्शन प्लान। तो COP30 के प्रेसिडेंट ने पहले पहले तो एक तरीके से 8-10 घंटों के लिए हमारे पास ये पूरी इसके ऊपर बातचीत होने लगी थी। सऊदी अरेबिया जो था हमारे पास, वो इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली हतमी फैसला नहीं उठा रहा था। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि सऊदी इज अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड दे आर लाइक एक तरीके से फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलने वाली नेशन जो है। एंड
तो बाय द एंड ऑफ कॉप 30 की क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर तो कॉप 30 के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि मैं आई विल बी क्रिएटिंग टू रोड मैप्स से मुराद ये है कि if you want to achieve a certain thing we will be creating a road map and वो road map हमें ये बताएगा कि इस इन स्टेप्स को अचीव करके हम लोग उस गोल की तरफ लेके जा सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो 2 रोड मैप्स का उन्होंने ऐलान किया था। एक रोड मैप था जो फोकस कर रहा था रिवर्सिंग डेजर्टिफिकेशन एंड हाल्टिंग डिफोरेस्टेशन, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मैं डिफोरेस्टेशन को प्रॉपर्ली रोकूंगा, मैं डिफोरेस्टेशन को रिवर्स करूंगा। UNFCCC की कॉप 30 की प्रेसिडेंसी ने कहा था। एंड दूसरा उन्होंने रोड मैप कहा था, वो ये कहा था कि आई विल बी क्रिएटिंग अ रोड मैप जिसके अंदर आई विल halt the fossil fuel utilization in a very just and transitional manner, जिसके अंदर उन्होंने ये बेसिकली कहा था कि मैं फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे पास कंट्री यूटिलाइज कर रही है हम उनकी प्रोडक्शन को हाल्ट करेंगे, हम उनकी प्रोडक्शन को रोकेंगे, फॉसिल फ्यूल की यूटिलाइजेशन को रोकेंगे एक बहुत ही जस्ट मैनर के अंदर, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर। तो ये 2 रोड मैप्स हैं जो कि क्लोजिंग सेरेमनी का एक कह रहे हाईलाइट बने थे हमारे पास। एंड देन फिर बहुत सारे डिफरेंट थीमेटिक एरियाज के अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूज आना लग गई थी। एंड आई विल बी शेयरिंग द पिक्चर एज वेल थीमेटिक एरिया की, एंड देन यू कैन choose your top 3 environmental pillars if you want to make like your environmental journey। अगर आप अपनी environmental journey भी start करना चाहते हैं and it's not late, still you have 1 year left and then you can make a great progress if you want to be a part of these coming COPs। क्योंकि आपके पास इस साल आने वाली COP जो है वो एक COP नहीं होगी, आपके पास 3 COPs होंगी। अर्मेनिया के अंदर COP है, मंगोलिया के अंदर COP है एंड देन तुर्की के अंदर COP है। तो किसी भी एक COP को अटेंड करना इज लाइक अ मेजर अचीवमेंट, इट इज लाइक अ स्टिल अ मेजर अचीवमेंट। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ओवर टू यू। अगर नहीं है तो हम आज के सेशन को यहीं पे इख्तिताम पसीर करते हैं। टीम, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Just let me know. Yes, sir. Yes, sir. We have one question. Just give me a second. It's from Ma'am Isha Ali. वो पूछ रही हैं कि how will global climate goals be achieved if the US does not participate in future climate negotiation? Ma'am, thank you so much for asking this question and thank you so much for conveying me this question. वैसे अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ मैम इसका आंसर, तो हमारे पास चाइना एक बहुत ही मेजर कंटेंडर है जो कि इन क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए हामी भर सकता है। बट स्टिल इस कॉप के अंदर भी चाइना के पास एक बहुत ही क्लियर कट पोजीशन थी कि वो फोर फ्रंट के ऊपर आ सकते थे एंड वो यूएस को बैक फ्रंट करके क्लाइमेट नेगोशिएशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे फुली। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आई डोंट नो द रीजन, अभी भी हमारे पास क्लियर रीजन नहीं आ रही न्यूज आर्टिकल्स के अंदर एंड ओवरऑल। एंड चाइना का स्टांस भी प्रॉपर्ली इस कॉप 30 के अंदर उन्होंने क्लियर नहीं बताया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कॉप्स। चाइना है हमारे पास यूके है, फ्रांस है, हमारे पास ये बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं एंड मोस्टली अपार्ट फ्रॉम द चाइना हमारे पास यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी आ गई है कि उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स को अचीव करवाना है। यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग विद चाइना इज फोकसिंग बाकी यूरोपियन स्टेट्स के आप एक तरीके से फंडिंग दे इन डेवलपिंग कंट्रीज को, इन एलडीसीज को, ताकि वो एक तरीके से अपने आप को वल्नरेबल कम्युनिटीज, वल्नरेबल नेशंस से हटकर अपने आप को सेफर कर सके इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अगर यूएस नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो मैम राइट नाउ यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी आती है क्लाइमेट नेगोशिएशंस को फुलफिल करने की, उनको प्रोग्रेस करने की। और दूसरा जो एक तरीके से अभी भी मैं समझता हूँ एक प्लस पॉइंट है वो होगा चाइना के पास में, कि चाइना ने इकोनॉमिकली तो यूएस को पछाड़ दिया है। अभी भी लास्ट ईयर चाइना जस्ट क्रॉस द जीडीपी ऑफ यूएस, तो स्टिल दे हैव अ रियली ग्रेट स्टांस। लेकिन स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो अपने स्टांस को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं। नहीं, दिस ईयर उन्होंने वो अपने स्टांस को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए जैसे उनको करना चाहिए था, कि वो फोर फ्रंट के ऊपर आते हैं, वो कहते कि हम लोग
क्लाइमेट नेगोशिएशन या ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे. They stood like in the shadows, not coming in the forefront. Team, do we have a question? No, sir, we don't have any other questions. Okay, thank you so much. And I look forward to seeing all of you in the coming 2 days session. Inshallah, tomorrow we will be discussing upon the declarations and global climate agenda. Let's hope for the very best. And tomorrow you will not be listening from me. Like apart from me, you will be listening from my team members. They have really good knowledge as well. And then on Sunday we will be discussing some of the discussion, and we will be having some of the chit chat with one of the major COP30 negotiators जो कि ब्राजील की तरफ से ही थे. So this is it. I look forward to seeing all of you tomorrow and the day after tomorrow. Thank you so much for attending today's session. Thank you so much for attending the day one. Looking forward to seeing you all tomorrow and the day after tomorrow. अपना ध्यान रखिएगा. खुदा ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर. Good night, शब ख़ैर, खुदा हाफिज़, and take care of yourselves.